गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो विषय है, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो शारीरिक परिविधा है वो बिना इस व्यवस्था की, जिस व्यवस्था का अध्ययन हम करने वाले हैं, इसके अपूर्ण है। हम अच्छे तरीके से खड़े हो पाते हैं, अच्छे तरीके से चल पाते हैं, हमारे शरीर को झुकने और पीछे मुड़ने की जो योग्यता देती है वो इस संस्थान का नाम है। संस्था को हम लोग अस्थि संस्थान बोलते हैं या स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको कंकाल तंत्र भी बोला जाता है। कंकाल तंत्र जो है वो बेसिकली बहुत सारी अस्थियों के द्वारा निर्मित होता है और ये अस्थियां मानव के स्वरूप में बड़ा योगदान देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव को देखिए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव का मतलब हो गया जो प्राचीन मानव थे, जो हमारे यहाँ भारत में जो सबसे प्राचीन आदि मानव थे, उन आदि मानवों से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस बोला जाता था बेसिकली। तो उनका मैंडिबल जो होता था, ये वाला हिस्सा, वो थोड़ा सा पहले तो आगे निकला रहता था, बाद में मैंडिबल अंदर की तरफ होता चला गया। लेकिन जो अफ्रीका के मानव थे, पुरातन मानव, उनका मैंडिबल आज भी बाहर की तरफ रहता है। मैंडिबल का मतलब ये वाली हड्डी, जबड़ा, ये जो हिल्ला है नीचे का हिस्सा। तो मैंडिबल, हमारा मैंडिबल ठीक लगता है, इसलिए हम लोग जो है, खासकर एशियन जो पूरी स्पीसीज है, उनके मैंडिबल्स को हम लोग अंदर पाते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों का कान जो होता है वो बड़ा सा इस तरीके से हो जाता है ना। किसी की नाक बहुत चपटी होती है, किसी की बहुत लंबी होती है, किसी का ये जो फोरहेड है वो बड़ा होता है, किसी का सर छोटा होता है, मुंह छोटा सा होता है, किसी का हाथ जो है वो बड़ा टाइट होता है, बहुत रिजिड होता है। कोई बैक बेंडिंग बहुत आसानी से कर लेता है और कोई अत्यंत रिजिड होता है, यानी कि वो पीछे नहीं मुड़ पाता है। तो ये सारी, कुछ लोग नेचुरली बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और कुछ मेहनत करने के बाद भी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी दो अवस्थाएं हैं हमारे हमारे शरीर की, और इन सब के लिए जो तंत्र उत्तरदायी है उसे हम लोग अस्थि संस्थान बोलते हैं या कंकाल तंत्र बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। कंकाल तंत्र भी ठीक उसी प्रकार महत्वपूर्ण तंत्र है जिस प्रकार मांसपेशियां है या फिर रक्त है। रक्त जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है, और ये आपका कंकाल तंत्र भी कनेक्टिव टिश्यू का ही उदाहरण है। कुछ कोशिकाएं होती हैं कंकाल तंत्र में, जिनके द्वारा कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। आपको उन कोशिकाओं का नाम याद रखना होगा। शरीर में कुछ अस्थियां होती हैं जिनसे मिलकर शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मानव में जो छोटे से बच्चे होते हैं, मान लीजिए 1 साल 2 साल का बच्चा है, उस बच्चे में टोटल अस्थियां कितनी होंगी? मैं नाम लूंगा, वही बताएगा जिसका मैं नाम लूंगा। सबसे पहले मेरे को बताएंगी मेघा उपाध्याय। सर 306। अच्छा, उसके बाद हम 306 है ना। ज्योति रिखारी। ज्योति जी, यस सर। कितनी अस्थियां होती हैं बच्चों में? सर बच्चों में, एक सेकंड सर, मुझे थोड़ा सा रिकॉल करने दो, अचानक से कोई बात एकदम नहीं, नाम ऐसा रिकॉल। कोई ऐसा देखिए, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि आप लोग, जो लोग कैमरा बंद करके जुड़े हुए हैं, हाँ वो सर। एक्टिव हैं कि बस ऐसे ही घर में फिल्म लगा के और ऑन करके देख, है ना, बैठे हुए हैं। सुगंध मिश्रा। सुगंध मिश्रा। 300 ही होती है सर। वो तो गूगल बता ही देगा थोड़ी देर में। नहीं सर, मैं असाइनमेंट भी कर रही थी, नोट भी कर। सुगंध मिश्रा, देखो जी बोलो ना। जी हाँ। कितनी हड्डियां होती हैं बताइए? नहीं है आवाज। वर्षा चीकरा। सर चिकारा। ओके ओके। सर 300। सारा 300 सर। 300। सारिका सर गुप्ता। गूगल हो चुका है।
कोई बात नहीं, गूगल हो चुका है तो क्या प्रॉब्लम है। मैं तो देख रहा हूँ कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है। सारिका गुप्ता जी। यस सर। हाँ चलिए, 300। सभी लोग जुड़े हुए हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है वो कॉन्शियस है आज के लेक्चर को लेके। तो इससे ज्यादा उत्कृष्ट बात और क्या हो सकती है। तो कुल मिला के देखिए 300 अस्थियां होती हेलो हैं। सर। रुचि सर शुक्ला। मैंने 275 कहीं पे पढ़ा है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो बच्चे जिनको रिकेट्स की शिकायत होती है ना, तो वो 260 भी होते हैं। कई सारे बच्चे तो ऐसे पैदा होते हैं कि ओके। उनकी कई हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। तो सर इसमें डिफर डिफर होता है सर सबकी बॉडी में क्या? ऐसा सबकी मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि 300 हड्डियां मानी जाती हैं। देखिए एवरेज के तौर पे अगर मेरे मेरे शरीर में आप देखें तो दो अस्थियां मिलके एक ही अस्थि का निर्माण की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है नहीं। जैसे मान लीजिए कि मेरी जो अगर मान लीजिए मैं अपने इन अस्थियों को अगर उदाहरण के तौर पे लूं तो मेरी दो अस्थियां आपस में जुड़ गई हैं, तो मेरे शरीर में ये एक अस्थि हो गई। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे घुटने का जो पटेला है वो टूट गया, तो पटेला खत्म, तो मेरी 206 हड्डी का 205 हड्डी हो गई, है ना। लेकिन ऐसा होता सर नहीं। न्यूबॉर्न में भी ऐसा होता है, न्यूबॉर्न हाँ, बेबीज जो होते हैं। न्यूबॉर्न में तो बहुत होता है। न्यूबॉर्न में तो ऐसे ऐसे केस हैं कि ये जो पैलेट होती है यही आपस में चिपकी पड़ी है, तो पैलेट का क्या करेंगे। मैंडिबल जो है वो यहाँ पे उसको स्टेपिसिंकस में डिफरेंट करना था, वो कान ही गायब है। कई सारे बच्चे तो ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इनका कान ही गायब है, तो उसमें क्या करेंगे। ऐसा है नहीं, वास्तविकता जो है वो 300 पे है। अगर आपके पास एवरेज का उत्तर आए कि कितनी होती है, तो ऐसे डिफरेंट केसेस को छोड़ के आप 300 पे बच्चों में मारेंगे। बड़े होते होते अस्थियां जुड़ के और एक अस्थि बन जाती हैं, ऐसे में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने 306 का उत्तर दिया था, जो कि सर्वथा निरर्थक और गलत है। यस ठीक, सर, इट्स मी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलतियां अगर ना हो तो आप भगवान बन जाएंगी। और अगर मेघा भगवान की पूजा शुरू हो जाए तो सोचिए क्या होगा, है ना। कैसा लगेगा कि जैसे किसकी पूजा करते हो, शिव जी की, लक्ष्मी जी की, मेघा जी की, तो है ना, वो थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। आज स्लाइड शेयर के माध्यम से मैं आपको, ये लेक्चर मेरा आज का स्लाइड शेयर पे है नहीं, अभी मैंने इसको अपलोड किया है आज, लेकिन कर दूंगा। अच्छा है, मेरी स्क्रीन आपको थोड़ी ही देर में विजिबल हो जाएगी। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? चलिए। जी हाँ, दिख रही है। फिर अब सभी लोग म्यूट करके रहिएगा। एक बार फ्लो में कोर्स कंटेंट को समाप्त कर लें हम लोग, उसके बाद आप लोग प्रश्नों की श्रृंखला जारी किया जाए। बीच में कोई आया करे ऐसे चिंगाड़ते हुए ना, बोलते हुए, तो थोड़ा हटा करो जोर से, क्योंकि मेरा बिगड़ जाता है। म्यूट कर लीजिए आप लोग। देखो अभी किसी का म्यूट है, म्यूट करके रखिए। ऑलराइट। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं द स्केलेटल सिस्टम की, यानी कि हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। स्केलेटल सिस्टम जो है वो बेसिकली 4 विषय वस्तुओं से बनता है। तो ये एक पहला प्रश्न आपका यही है, स्केलेटल सिस्टम में निम्न में से क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले तो बोन्स, जिसको स्केलेटन बोलते हैं, वो है। बोन्स जो है, चूंकि दो हड्डियों की आपस में बिल्कुल बनती नहीं है, दुश्मन है सब, जानी दुश्मन। एक दूसरे को अगर एक दोनों हड्डी छू दे तो फिर ऐसा दर्द होता है शरीर में कि जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक उसको जोड़ता कौन है? दरवाजा, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट्स, है ना। फिर कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का क्या काम होता है? कार्टिलेज जो होता है वो आपके शरीर में अस्थियों की जगह पे, मतलब अस्थि जैसी संरचना बनाता है। वास्तविकता में थोड़ी सी सौम्य अस्थियां आप कह सकते हैं कार्टिलेजेस को। लिगामेंट क्या होता है? जो दो हड्डियों को आपस में जोड़े। ये बात कई बार पूछी गई है और हर बार बच्चे गलती करके चले आते हैं। लिगामेंट्स याद रखिए, बी टू बी है, बोन टू बोन है। और टेंडन क्या करता है? अस्थियों को मसल्स से जोड़ता है। ये याद रखिए, ठीक है ना। क्योंकि लिगामेंट जो है वो, आप इसको एलबीबी के तौर पे याद कर सकते हैं, लिगामेंट बोन टू बोन, एलबीबी। और इसका टीबीएम, टेंडन बोन मसल्स, ठीक है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी गलती से भी गलती ना हो, टेंडन्स का बोन टू मसल्स और लिगामेंट्स का बोन टू बोन, ये आपको अपने जेहन में बिल्कुल बनाए रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आता है लिगामेंट्स निम्न में से
किसको जोड़ता है? अस्थियों से मसल्स को, अस्थियों से अस्थियों को, अस्थियों से क्या कहते हैं तंत्र को, या निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों में आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे में लिगामेंट्स और टेंडन्स को याद रखिए। बेसिकली हम लोग जो अस्थि संस्थान है उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा जो है वो है एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय। अक्षीय का मतलब होता है जिसके कारण से आप हैं, ठीक है ना, जिसके कारण से आपकी सत्ता एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण से आप हैं, यानी अक्षीय तंत्र हो गया। जिसमें क्या है, एक तो आपकी खोपड़ी है ना, अगर आपके गर्दन को उड़ा दिया जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो आपका स्कल हो गया, ये खोपड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम यानी कि स्पाइनल, जो स्पाइन है, तो स्पाइन की अवस्था भी जो होती है वो भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक्सियल कॉलम के तहत आती है। और फिर आपकी छाती की जो हड्डियां हैं, जो आपका कवच है ना, जैसे कर्ण के पास कवच था, ठीक उसी प्रकार आपका कवच यानी कि रिब केज। अब आप पे से मैं ये जानना चाहूंगा कि रिब केज की संख्या कितनी होती है। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक बार जो है आप सभी से 12 pairs. है। 12. बहुत बढ़िया। ये प्रश्न जो है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि कितनी हड्डियां हैं, कितना जो है कितने पेयर्स हैं, कितना ट्रू पेयर है, कितना फॉल्स पेयर है, ऐसा रिब केज में आता है। अभी हम लोग रिब केज में आगे बढ़ेंगे तो इस बात को जान लेंगे। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, मुझे लगता है स्केलेटल सिस्टम को आप ये समझ गए कि हड्डियां, जॉइंट्स, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन, इन 5 चीजों का मिला के बना एक सिस्टम जिसको बोलते हैं अपन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, 2 हिस्सों में बट गया। एक वो जिसको अक्षीय संस्थान बोलते हैं, और दूसरा वो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोलते हैं। अपेंडिकुलर जो होती है जिसके कारण से जो आपके अग्रपाद और पश्चपाद हैं। अग्रपाद का मतलब जानते हैं क्या हुआ, आगे का पैर। ठीक है, आगे का पैर का मतलब अपने हाथ को एनाटॉमी में हाथ नहीं बोला जाता है, हाथ को क्या बोलते हैं, अग्रपाद। और पश्चपाद किसे बोलते हैं, पैर को। एनाटॉमी की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर होती है। डॉक्टर को अगर बोलना होगा ना कि जैसे खाना बना है, जैसे मान लीजिए उसको बोलना है कि आलू टमाटर की सब्जी बनी है, तो डॉक्टर की भाषा में जब डॉक्टर लिखेगा ना तो ये नहीं लिखेगा कि आलू टमाटर की सब्जी बनी है, वो लिखेगा कि फ्राइड पोटैटो विद ग्रिल्स टोमेटो इंक्लूडिंग, है ना, मिर्चा वगैरह XY, वो पूरा लंबा सा नाम लिख के देगा आपको, ये बना। ये नहीं वो बता सकता कि सीधी सीधी बात की खांसी है, वो खांसी को भी पूरा एकदम तरीके से बताएगा। तो एनाटॉमी इसीलिए सक्सेस है। विज्ञान की खास बात यह है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर किधर भी लिख के दे, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उस लेख को पढ़ लेगा सिवाय आपके और हमारे, है ना, क्योंकि वो जब अध्ययन जब कराया जाता है तो वो टर्मिनोलॉजीज पहले ही सिखा दी जाती है। योगियों में ऐसा नहीं है, योग अध्यापकों में ऐसा नहीं है। ज्यादातर योग अध्यापक जो है वो लड़ते भिड़ते दिखेंगे आपको कि योग, कैसे योगी हो तुम, कैसे योगी हो तुम। सब योग ही बताएंगे कि तुम कैसे योगी हो, कि दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, तुम कैसे योगी हो। तो ये सब ऐसा है, योगा में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, लेकिन इधर एनाटॉमी में ऐसा नहीं है। अपेंडिकुलर जो है बेसिकली अग्रपाद और पश्चपाद के हिस्से को और आपके हिप बोन को भी बोला जाता है। अग्रपाद का मतलब हो गया आपके ये दोनों हाथ, और फिर पश्चपाद का मतलब हो गया आपके दोनों पैर। इसके अलावा आपकी जो हिप बोन होती है वो। अब ये हिप बोन का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। देखिए, ये हिप बोन ही है जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपके सामने 2 कंकाल खड़े कर दिए जाए, है ना, तो आप ये पहचान पाएंगे कि ये पुरुष है कि महिला है। ये प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं जनरल नॉलेज के तौर पे, है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ कैसे बताओ पता करोगे कि ये कंकाल स्त्री का है कि पुरुष का है। कब्रिस्तान में अगर आपको कंकाल मिले तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वो हिप बोन से पता किया जा सकता है। जो महिलाओं का जो कुल्हा होता है, बेसिकली जो हिप बोन होती है, उसके अंदर गर्भाशय की जो अवस्था होती है जो पेट में, उसके कारण से वो थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ दिखता है। और पुरुषों का जो होता है वो अपग्रेडेड, मतलब रिजिड होता है और पूरी तरीके से अपने शेप में होता है। तो ये एक विशेष अंतर है। ये चैट बॉक्स में कोई संदेश वगैरह मत भेजिए आप लोग, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। किसी को बोलना है तो मेरे को सीधे सीधे बता दो। क्या लिखा, 5 स्टार क्या है, 5 स्टार होटल मेनू, हाँ 5 स्टार, हाँ सही कह रही हो शिव दीक्षा। 5 स्टार होटल मेन्यू भी ऐसा ही होता है, उल्टा सीधा लिख के देते हैं सब, है ना। मोजित्सो विद, है ना, सीधा सीधा बताओ कि क्या कहते हैं, नींबू पानी दे रहे हो, हाँ। पुदीने का पानी है। मोजित्सो और पता नहीं क्या क्या लिख के देते हैं सब। बहरहाल, फंक्शंस ऑफ द बोन्स देखो,
कोई हुआ अनम्यूट? फंक्शन ऑफ द बोन, फंक्शन क्या है हड्डियों का? एक तो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपके शरीर से अस्थियां निकाल ली जाएं तो यकीन मानिए आपको मोड़ के झोले में भरा जा सकेगा, है कि नहीं? आपको मोड़ के, जैसे तौलिया को मोड़ मार के रख लिया जाता है ना, वैसे आपको मोड़ के लपेट के रखा जा सकेगा। और अगर आपको लपेटने का क्रम हुआ तो लिवर की ऐसी तैसी हो जाएगी, हार्ट तुरंत दब के पिछला हो जाएगा और आपका जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हड्डियां जो हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि भाई आपको जो है वो थोड़ा सा शेप में रहना है, बने रहना है ना, ऐसा नहीं है। और अगर आपके शरीर से सिर्फ अस्थियां निकाल ली जाए तो आप सबका चेहरा, शरीर सब अलग थलग पड़ जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है इन भाई साहब का। देखिए वैसे तो सॉफ्ट ऑर्गन्स में 2 ही ऑर्गन्स की सुरक्षा करती है अस्थि संस्थान मुख्य तौर पे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है उनको तो लिगामेंट और मस्कुलर सिस्टम सपोर्ट दे रहा है। जैसे लिवर है आपका, किडनी है ना, तो इन सबको सपोर्ट का कोई आवश्यकता नहीं, जबकि इनको सपोर्ट चाहिए था। हालांकि मैं अगर भगवान होता तो मैं जरूर बनाता, किडनी को भी एक थोड़ा सा हड्डी देता है ना, ताकि पेट जो है वो हार्ड बना रहे। लिवर को भी एक आधा हड्डी जरूर देता, कोशिश करता है कि सबको जो है सुरक्षा बराबर दी जाए। लेकिन भगवान ने क्या किया, मस्तिष्क को दे दिया एक इधर जो है नारियल के खोपड़े जैसा, और हार्ट की सुरक्षा बरकरार रखे हुए। तो प्रोटेक्शन जो है ये भी अस्थि संस्थान का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल्स, देखिए क्या है कि अगर आपकी जो मांसपेशियां हैं ये मूव कर पा रही हैं तो इसमें हड्डी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है ना। आप आगे बढ़ पाते हैं, अभी हाथ पे बोल दूंगा चलने को तो 2 मिनट में हाथ थक जाएगा आपका, है ना, लेकिन पैर पे दिन भर दौड़ते भागते रहते हो क्योंकि आदत बना ली है। अगर हाथ पे बचपन से ही आपको चलाया जाए तो हाथ की आदत बन जाएगी, तो वो आदतों के अनुरूप होती है शरीर और अस्थि तंत्र दोनों। तो मस्कुलर सिस्टम जो है वो आगे बढ़ पाता है, कार्य कर पाता है, इसके पीछे अस्थि का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए अस्थि सबसे अंदर वाले श्रेणी में पाई जाती है, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक चमड़ी, उसके ऊपर जो है आपकी शरीर। बहरहाल स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड फैट, हाँ ये इसका ऐसा कार्य है कि जिसके लिए इसको ऑस्कर पुरस्कार मिलना चाहिए, है ना। मिनरल्स को बचा के रखना, कैल्शियम को, है ना, मैग्नीशियम को, इन इन तत्वों को सेफ रखना। हालांकि मैग्नीशियम की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मैग्नीशियम शरीर से कम हुआ तो फिर आपकी आंखें चौधियाने लगेंगी, आपको दिखेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है आगे, है ना। आपको कमजोरी और कैल्शियम की भी कमी ऐसी ही है, दांत टूटना, हाथ टूटना, ये सब होना शुरू हो जाएगा। एक रोग होता है जिसमें बुरी तरीके से कैल्शियम की मात्रा प्रभावी होती है और वो व्यक्ति उस छींक दे तो उसकी हड्डी टूट जाए, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे रोग को बोलते हैं। उसमें क्या, दो जोर से छींक दे तो 2 हड्डी टूट जाए, एक झापड़ मार दो तो उसका मुंह जो है इधर का उधर निकल के आ जाएगा, चिप्स की तरह हड्डी हो जाती है। चिप्स होता है जैसे कड़क कड़क करके खा जाते हो, वैसे उसकी हड्डी को चबाया जा सकता है क्योंकि कैल्शियम ही नहीं है। ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये इसके लिए इसको जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण सब कुछ मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि रक्त का जन्म जो है वो बिना अस्थियों के संभावित नहीं है ना। अन्य कहीं किसी स्थान पे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर लीवर में भी जो है वो बन सकती है, लीवर में बन सकती है, लेकिन लीवर जो है कितना काम करेगा अकेला? अभी बेचारा वो वैसे ही सुरक्षा में, आपकी सिक्योरिटी में, आपके फूड में जो जो खा रहे हैं उसको पचाने में, स्टोर करने में, सारा काम तो वही है मैनेजर आपके शरीर का। लेकिन जो है इसीलिए माता लोग क्या बोलती हैं अपने बच्चों को, जानते हो? माता लोग बोलती हैं कि अरे मेरे जिगर के टुकड़े। जिगर का मतलब क्या हुआ जानते हो? लिवर। लिवर को हिंदी में जिगर बोला जाता है ना। माताएं जो है वो पतियों को बोलती हैं आप मेरे हृदय हैं, मतलब मेरे हार्ट हैं। ठीक है, हार्ट का क्या काम है? बस भरण पोषण करने के लिए बस भागते रहना, खून को दौड़ाते रहना। लेकिन जो असली चीज है वो होते हैं बच्चे, जिगर के टुकड़े। तो जिगर जो है वो बेसिकली लिवर है, और लिवर का कार्य बहुत ज्यादा है। ब्लड सेल्स वो फॉर्मेट तो करता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में। अत्याधिक जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है आपके फीमर बोन से। फीमर जो होती है वो होती है जांघों की हड्डी, है ना। हालांकि ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस यानी कि आपकी जो हाथ की हड्डी है, इसमें भी, या लॉन्ग बोन्स में भी, अन्य लॉन्ग बोन्स में भी इसका निर्माण होता है। परंतु जो आपकी फीमर बोन है वो सर्वाधिक मात्रा में निर्माण करती है आपके रक्त का। ठीक है, तो ये एक सर बोन मैरो की वजह से ना? हाँ, बोन मैरो वजह से। अभी अभी आएगा, अभी आएगा। ये स्लाइड जो चल रही है अभी चौथे पे पहुंचे, इसमें हम लोग अभी, मुझे लग रहा है आज 80-90 स्लाइड है इसमें, तो आराम से चलने दे। सब एक एक पॉइंट जो है वो इसलिए बड़ा बड़ा लिख के लाया हूँ।
एडल्ट स्केलेटन जो है उसमें 206 हड्डियां होती। कान खोल के गलती मत कीजिएगा। अभी उपाध्याय जी आपने 306 जो बताई है उसमें 100 नंबर आपने बढ़ा दिया, ठीक है। तो 100 में 100 ने 6 बढ़ाया, बच्चों की में था, तो 206 है बेसिकली मनुष्यों की हड्डियां। और 206 की 6 उंगलियों पे याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। उंगलियों पे काउंट करके देखो, ऐसा नहीं कि 206 का अलग अलग नाम है ना, एक का नाम ABCD, ऐसा नहीं है। 206 में जैसे आप मान लीजिए स्पाइन में बोल दिया, तो स्पाइन का मतलब हो गया 24, तो सीधा सीधा निकाल दो, और उसके बाद 5-6 और उसमें जोड़ दो। रिब केज बोल दी तो 12 जोड़िए, तो 24 उसमें से निकाल दीजिए। ऐसे करके काउंटिंग ओवरऑल 206 होती है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आपने जो है अलग अलग सबका नाम है, ये ग्रुप में आपको याद करना होगा। सर ये एक्सेल में 80 आएंगी क्या? क्या एक्सेल स्केलेटन में 80 आ जाएंगी? अभी आएगी, अभी आएगी, सब्र रखिए। 80 और 126 है ना? अरे भैया, मुझे पता है आप सभी लोगों को बिल्कुल ज्ञान है इस विषय में, परंतु सब्र बनाए रखिए, क्योंकि सब्र अगर टूटेगा तो बांध जो है वो फिर अलग दिशा में बह निकलेगा ना। और भी सर लोग, मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरा बहुत मजाक बन रहा है, इसलिए मैंने कहा कि मेरे को आगे भी पता है थोड़ा सा। नहीं नहीं, आगे मुझे मजाक कैसे बना, आपको कौन जानता है, आप कौन है। सिकंदर जो है वो आया यहाँ पे, अपने गुरु के पास गया, बोला ऐसा है मैं भारत जा रहा हूँ जीतने के लिए, तुम्हें कुछ कुछ चाहिए क्या। तो उसने बोला कि जा रहे हो तो ठीक है, एक काम करना, एक एक सन्यासी लेके आना, पकड़ लेना एक सन्यासी। वो आया यहाँ पे, लोगों को देखा है ना, वहां पे एक सन्यासी उसको मिले, उसको बोला हो जाइए। तो उनको एक सन्यासी मिले, वो सन्यासी जो है वो अलग लेवल का सन्यासी है ना। तो सिकंदर ने तो बहुत सारी सवाल पूछी है, लेकिन जो सिकंदर का जो वो था क्या कहते हैं सेनापति निर्याकस है ना, 3 उसके सेनापति थे बड़े जबरदस्त, और तीनों ने अलग अलग किताबें लिखी हैं, ठीक है। निर्याकस, ऑस्टियोबुलस और एक और था, ठीक है। तो जो निर्याकस था, और इसने एक 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 टिप्पणी की है, और एक उसकी उसकी उनमें से एक उनकी बेटी थी कार्नेलिया। तो कार्नेलिया का एक लेख बड़ा प्रसिद्ध है, चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी शादी हुई थी, तो उसने उसने लिखा है कि सिकंदर विकंदर जो है ना, इन लोगों को भारत वाले कुछ समझते नहीं थे। एक अदना सा राजा था पोरस, वो हरा दिया, उनको पार ही नहीं करने दिया, उनकी नदियों को नहीं पार करने दिया आपने यहाँ की। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो उससे मिले सन्यासी से, तो बोले मैं सिकंदर, बोले तुम सिकंदर हो चाहे कोई हो, मेरे को उससे क्या, मैं तो अपनी साधना में रत हूँ। तो फिर उसने पूछा कि तुम्हें पता नहीं मैं मेरा रसूख कितना है, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने बोला अबे किसके सामने बेइज्जती कर दी, ये जो मेरे शिष्य बैठे हुए हैं इनको तो ये तुम्हें जानते नहीं है, और इनको तुम्हारे जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और तुम्हारे जो लोग हैं वो बाहर खड़े हैं। तो ऐसा ही है मेगा जी, आपको बिल्कुल प्रताड़ित नहीं होना है। आपको जो जानने वाले हैं वो अभी थोड़ी देर बाद लेफ्ट कर जाएंगे, और बाकी आपको जानते नहीं है ना, आपको ढूंढने जाएंगे, है ना। इसलिए आप बिल्कुल हेलो सर। बहरहाल। हेलो हम्म। सर। हाँ जी। हेलो। अभी क्वेश्चन कर सकती हूँ कि बाद में करूँ मैं, जैसा आप कहें? बिल्कुल बिल्कुल बाद में। ओके अब फाइन, कह रहा हूँ क्योंकि थैंक यू सर। ऐसा ना 80 स्लाइड है ना, तो मैं चाह नहीं रहा कि बीच में मैं भटकूं, क्योंकि मैं भटकूंगा तो भटकन मेरे को बहुत दूर दूर तक ले जाती है ना। ताजा ही था दोनों। अरे वो अलग मलाई वाला था ना, इसकी मलाई उतारी हुई थी। तो रिमूव होने उतार लिया आपने इसकी? मैंने देखा नहीं। नेहा जी थैंक यू। म्यूट कर लो। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, इनको रिमूव कर दिया गया है, अब ये ग्रुप में भी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। जो ऐसे बोलो तुरंत रिमूव, परमानेंट, सबमिट अ रिपोर्ट, वापस वो उस जूम आईडी पे ज्वाइन ही ना कर पाए, है ना। मैं रिमूव करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि सबमिट अ रिपोर्ट करके, उसके बाद सर वो रिपीट रखें सर, प्लीज रिपीट रखें, क्योंकि सिलेबस बहुत है सर, इतना हाँ टाइम कहाँ है सर। हाँ वही चीज है, लोग परेशान कर रहे हैं, क्या किया जाए। सर इन्हें बहरहाल समझाओ। आइए थोड़े से रफ्तार को पकड़ा जाए वापस से। तो मैं बता रहा था कि 206 हड्डियां जो होती हैं वो एडल्ट्स में हैं। 2 बेसिक टाइप जो है वो बेसिकली टिश्यूज का होता है। टिश्यूज का मतलब मैंने आप सभी को बता दिया है। टिश्यूज कितने प्रकार का होता है, फटाफट आंसर दीजिए इंस्टेंट। टिश्यू कितने प्रकार का होता 4। है, कौन कौन से, सब लोग अलग अलग 4 बताएंगे। प्रकार, हाँ एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर टिश्यू। एक एक लोग बताइए। बहुत बढ़िया, मसल चलिए। टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू, हाँ ठीक है, मसल टिश्यू और कनेक्टिव, कनेक्टिव, एपिथेलियल, एपिथेलियल, और कार्डियक, नर्वस। न्यूरल। नर्वस। अब चलिए मैं जिसका नाम लूंगा वही मेरे को बताएगा। ये बताइए कि लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए कि किसने खोज की थी, लक्ष्मीकांत जहांगीरदार।
हाँ सर। बताइए किसने खोज की थी टिश्यू विज्ञान की? सर नहीं मालूम। टिश्यू विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है इच्छा पुंडीर? हिस्टोलॉजी। अरे इच्छा पुंडीर नाम है स्मिता जी आपका। जिससे पूछा वो बताएगा ना। बहरहाल तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको जो है वो अच्छे तरीके से याद रखने हैं। हिस्टोलॉजी कहा जाता है, 4 प्रकार का उतक होता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, किसने सर्च की थी, कब सर्च की थी, क्या उसका उसका सिद्धांत है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे आएगा। तो बहरहाल 2 बेसिक टाइप ऑफ बोन टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। बेसिकली ये 2 प्रकार होती है, कॉम्पैक्ट जो होती है और एक स्पॉन्जी होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब हो गया रिजिड, और स्पंजी का मतलब होती है जिसमें जिसको दबाया जा सके और हल्का सा वो मुड़ सके और उसके अंदर कुछ लिक्विड पदार्थ भी पाया जाता है। अभी आगे हम लोग फर्दर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आकार सिद्धांत के अनुसार पे हड्डियों के मुख्यतया 4 और 5 प्रकार बताए जाते हैं। कुछ पुस्तकों में 4 और कुछ में 5 प्रकार, जिसमें एक है लंबी अस्थि, एक होती है छोटी अस्थि। लंबी अस्थि का सबसे बड़ा उदाहरण है आपकी जो हाथ की जो अस्थि है जिसको ह्यूमरस बोला जाता है, ठीक है। छोटी अस्थियों का सबसे बड़ा उदाहरण है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, यानी कि यहाँ की जो अस्थियां हैं आपके हाथ की कलाई की। फ्लैट जो है वो आपकी क्या कहते हैं, पैराइटल तो है ही। फ्लैट का एक और सबसे बड़ा उदाहरण है ये पीछे स्कैपुला, जो आपका शोल्डर ब्लेड है ना। तो फ्लैट बोन का ये भी एक अच्छा उदाहरण है। और इरेगुलर का मतलब होता है क्या कहते हैं, इधर उधर जो टेढ़ी मेढ़ी किधर से भी हो जाती है, उसमें स्पाइन की जो वर्टिब्रीज होती हैं वो एक अच्छे उदाहरण के तौर पे माना जाता है, ठीक है। लॉन्ग बोन जो होती हैं सामान्यतः लंबी होती हैं और इनमें जो है वो 2 हेड्स पाया जाता है, दोनों तरफ ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, बीच में कुछ लिक्विड पाया जाता है और इससे इस अस्थि का निर्माण होता है। सामान्यतः जो लंबी अस्थियां होती हैं, इन्हीं अस्थियों में अस्थि मज्जा पाई जाती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डेवलप कर जाती हैं और डेवलपमेंट के कारण से इसमें अस्थि मज्जा का निर्माण हो जाता है। अस्थि मज्जा जो है वो रक्त के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपके समक्ष ये प्रश्न आता है कि अस्थि क्या कहते हैं, मज्जा जो है वो किन प्रकार की अस्थियों में होती है, तो आपको बहुत क्लियर याद होना चाहिए कि लंबी अस्थियां जो होती हैं उनमें ही मज्जे का निर्माण होता है, मज्जा बन पाती है। क्योंकि मज्जा सिर्फ आरबीसीज का निर्माण नहीं करती है, डब्ल्यूबीसीज भी होती हैं इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। डब्ल्यूबीसीज की डेट कितनी होती है, कितने दिन जीवित रहती है, किसे पता है? ये प्रश्न आया हुआ है। डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन 100 to 100 days ना, 100 से 130 सर। डब्ल्यूबीसी का 15 days। 2 से 4 दिन रहती है सर, 2 से 4 दिन। बहुत बढ़िया। 5 दिन का। हाँ, जैसा ना 10 दिन के नीचे वाले जितने ऑप्शंस हो वही ज्यादा बेटर है। 7-8 दिन मैक्सिमम एक हफ्ता में निपट जाता है, पूरी की पूरी आर्मी चेंज हो जाती है आपके शरीर की, ठीक है ना। 120 से 130 दिन वालों, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी सर। डब्ल्यूबीसी पूछा था ना मैं, डब्ल्यूबीसी। अच्छा, डब्ल्यूबीसी राइट, ओके। हाँ, ओके हमने आरबीसी बता दिया। यस, ठीक है। कंटेंट मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन। कुछ उदाहरण है लंबी अस्थियों का, फीमर और ह्यूमरस। फीमर कौन सी अस्थि को बोलते हैं? जंघे की अस्थि को। ह्यूमरस कौन सी अस्थि को बोलते हैं? हाथ की जो अस्थि होती है उसे। बहरहाल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में शॉर्ट बोन्स, जैसा मैंने आपको बताया, क्यूब शेप जो होती है, और सामान्यतः स्पॉन्जी बोन्स ये होती हैं जिसमें कार्पल और टार्सल। कार्पल का मतलब आपके जो ये जो कलाई है इसके आसपास की जो अस्थियां कार्पल, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स के तौर पे जानी जाती है। फ्लैट बोन जो होती है, जो चपटी अस्थियां होती हैं जिसमें आपका स्कल आ गया, आपके स्टर्नम आ गई, ये सब। स्टर्नम का मतलब ये वाली जो अस्थि होती है बिल्कुल मध्य में जो आपकी छाती को रोके हुए है, इसको स्कल का मतलब ये इधर, और फिर रिब केज भी होता है और इसका स्कैपुला भी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में चौथा प्रकार है इरेगुलर बोन का, जिसमें सबसे बढ़िया प्रकार है वो है आपका वर्टिब्री। स्पाइन की जो वर्टिब्री होती है, इसके इरेगुलर होने के पीछे कारण भी है, क्योंकि आपकी शरीर अगर ये इरेगुलर ना हो, सेट प्रकार में होती, अगर सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए लंबी अस्थि होती, तो दिक्कत होता आपको मुड़ने में, झुकने में। छोटी अस्थि होती तो आप किधर से भी मुड़ झुक जाते, कभी खड़े नहीं रह पाते सीधे तरीके से। इसकी इरेगुलरिटी 2 चीजों में कार्य करती है। एक और बात मुझे बताइए, इसके अंदर ये जो छिद्र है, इस छिद्र से होने का सबसे बढ़िया लाभ क्या है? कौन बता सकेगा मेरे को इस बात को कि ये जो छिद्र है, हमारे ज्ञान तंतु से पास होते हैं।
कॉर्ड जो है वो इससे निकल के जाती है, और कॉर्ड डायरेक्टली टच में अगर आ गई तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो परेशान हो जाएगा। इसके लिए इरेगुलर बोन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, एक बार आप जरा सा एनाटॉमी देख लेते हैं, क्या है इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब आप समझते हैं रचना कैसे हो रही है। तो बेसिकली इसमें दो हिस्से देखा जाता है, एक होती है डायाफाइसिस, एक होती है एपिफाइसिस। डायाफाइसिस का मतलब मध्यस्थ का जो हिस्सा हो गया, एपिफाइसिस का मतलब जो ज्वाइंट्स का हिस्सा होता है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। ठीक है, डायाफाइसिस में बेसिकली हम लोग देखते हैं तो एक होती है साफ्ट बोलते हैं। साफ्ट का मतलब क्रैंक जो होती है ना, क्रैंक का मतलब जो जैसे नल होता है, तो नल को चलाने के लिए जो मध्य का हार्ड हिस्सा होता है उस हिस्से को साफ्ट बोलते हैं, ये मध्य का जो हिस्सा है। ठीक, अपर हिस्से में चूंकि इसका स्पंजी प्रकार है तो ये स्पंजी हिस्से में होती है। प्रॉक्सिमल का मतलब ऊपरी हिस्सा होता है, डिस्टल का मतलब लोअर हिस्सा होता है। हर जगह एनाटॉमी में जहां भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल आता है उसका उपयोग ध्यान में रखिए। ठीक है, बिल्कुल जो मध्य हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। ठीक, कॉम्पैक्ट बोन मतलब कि जो थोड़ा सा रिजिड हार्ड है। स्पंजी का मतलब जो ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं और जिसमें स्पंजी जैसी संरचनाएं होती हैं और जिसमें सूक्ष्म छिद्र भी होते हैं। ठीक, इसके अलावा हालांकि इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं, आपके जो काम का है वो सिर्फ ये है कि आपको ये याद रखना है कि डायाफाइसिस और एपिफाइसिस संरचना निम्न में से किससे संबंधित है, मस्कुलर सिस्टम से, अस्थि संस्थान से, नर्वस सिस्टम से, या निम्न में से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि डायाफाइसिस और एपिफाइसिस जो है ऐसा अस्थियों के निर्माण में देखा जाता है। लॉन्ग बोन्स का कुछ स्ट्रक्चर है जो हमें ये स्लाइड अच्छे तरीके से दिखा रही है। क्या स्ट्रक्चर है इसका? स्ट्रक्चर में देखिए आप, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि हड्डियों में जो है वो कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। हड्डियां जो होती हैं उसके अंदर बहुत सूक्ष्म मात्रा में संवेदांग होते हैं। संवेदांग का मतलब जो संवेदनाओं को ले जा सकते हैं। जैसे आपका दांत है, दांत जो होता है हालांकि इसके ऊपर एक बहुत हार्ड लेयर होती है, इसके बावजूद भी दांत जो है वो अंदर से, उसके अंदर एक ब्लड का फ्लो जो है वो बन रहा है, उसके अंदर से भी एक नर्व आ रही है जा रही है। तो कभी भी आप देखिए दांतों में झंझनाहट, दांतों में ठंडा या गर्म पानी लगना, उसके पीछे का कारण ये नस ही होती है। ठीक है, तो इन नसों के ये जो नर्व्स होती हैं ये ब्लड को लेके आती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं और इन कोशिकाओं का अनुरक्षण करती हैं। तो जो सबसे पहले अंदर का जो हिस्सा है वो येलो बोन मैरो के तौर पे जाना जाता है, फिर कॉम्पैक्ट बोन हो गया। उसके बाद फिर अच्छा, ये एक नाम है शार्पीज फाइबर। शार्पीज फाइबर जो होता है, जो क्या करता है, अस्थियों के रूप को जकड़ के रखता है। शार्पी नामक एक वैज्ञानिक थे, ये प्रश्न आया नहीं है परंतु ये प्रश्न अगर कोई बुद्धिमान बनाएगा तो पूछ भी सकता है कभी भी कि ये आखिर किस शार्पी का फाइबर निम्न में से किससे संबंधित है। तो आप ऐसे जो संभावित प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पे भी अपनी नजर बना के रखिए कि क्या क्या संभावित है, क्या नहीं आया है, क्या आया है। किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे बढ़िया उपक्रम यही माना जाता है। आप पिछले के कम से कम 4 साल 5 साल पुराने पेपर को देखिए, एक बार जस्टिफाई कीजिए। जब आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी के लेक्चर्स को जस्टिफाई कीजिए और फिर उन प्रश्नों को देखिए एक बार क्रम से कि क्या आप उन प्रश्नों को ठीक से जान रहे हैं। नहीं आप कर पा रहे हैं वो एक अलग बात है, आपने क्या कभी सुना है कि नहीं सुना है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने पूछता कि शार्पीज का फाइबर, शार्पीज ने एक फाइबर ढूंढा था, वो कहाँ है ना, किस संस्थान से संबंधित हो, आपका दिमाग बहुत तेजी से जान चाहिए कि ये अस्थियों से संबंधित है और इसका जो है संबंध है। न्यूट्रिएंट्स आर्टरीज जो होती है बेसिकली लिवर के द्वारा जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स निकल के आते हैं उन सबको आपके अस्थियों तक पहुंचाने का कार्य है इसका। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो आपने पदार्थ खाया है वो अस्थियों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, अस्थियों तक भी चीजें पहुंचती हैं। जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम की अतिशय मात्रा जो है वो क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी या कैल्शियम का कोई भी अपक्षय बनाएगी और आपकी किडनी में पथरी होने की संभावना रहेगी। परंतु यदि आपका लिवर पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से कार्यरत है और अच्छे तरीके से पाचन हो रहा है, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया है, तो जो भी आप पदार्थ खाइएगा उसको लिवर जो है वो यूटिलाइज करेगा और आपकी अस्थियों को देगा और आपकी अस्थियां फर्दर उसको अपने डेवलपमेंट में यूज करेंगी। ठीक है, फिर जो है इसका स्ट्रक्चर जो है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो बात हो रही थी, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो आपके अस्थियों का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा। ये क्या करता है, आर्टिकुलर का मतलब होता है जो बाहर से जो अनुरक्षण कर रहा है आपके अस्थियों का, तो वो कार्टिलेज का कार्य होता है। जैसा मैंने आपको बताया, हर कार्टिलेज जो होता है वो अस्थियों के मांसल स्वरूप को दिग्दर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। यानी कि जैसे मांसपेशी, कुछ कार्टिलेज ऐसे होते हैं, कुछ
लिगामेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत रिजिड होते चले जाते हैं अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग स्थानों पे रहने के कारण। जैसे जो अफ्रीकी लोग होते हैं उनके यहाँ बियर पीने की आदत है लोहे के ग्लास में, तो उससे एक रोग होता है उन लोगों को, और उस रोग के कारण से उनका कार्टिलेज होता है, उनका जो लिगामेंट होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, अत्यंत जो है वो क्लिष्ट पाया जाता है। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जब आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से यूटिलाइज जिसको मिलना चाहिए उसको मिलने के बजाय अन्य उपांगों को भी मिल रहा है, उपांग का मतलब जो अंग है उसका सहयोगी अंग उसे भी प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका हार्ड होना पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लॉन्ग बोन मेडुलर कैविटी, जैसा मैंने आपको बताया ये मेडुलर कैविटी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैविटी ऑफ शाफ्ट बोलते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, जो बड़े जो उम्रदराज लोग होते हैं जिनकी हड्डियां काफी लंबी हो जाती हैं, तो उन लोगों के अंदर ये पाया जाता है। आपके शरीर का जो मेद है ना, आपने सप्त धातु सिद्धांत सुना होगा कभी जीवन में, रस रक्त गंध, रस रक्त, उसके बाद बताओ जी कोई, मांस हाँ, रस रक्त अस्थि मांस भेद मज्जा और वीर्य। शुक्र। तो जो मज्जा उसको हाँ, तो वीर्य, वही शुक्र जिसको वीर्य बोला जाता है, वो तो सातवीं धातु है। तो जो इसमें से क्या कहते हैं मेद का जो सिस्टम है ना, तो मेद बेसिकली इस अस्थि का निर्माण करता है, और यही मेद जो होता है यही बाद में स्लोली वीर्य के निर्माण में अत्यंत उपयोगी साबित होता है। हालांकि इसका उपयोग कई बार जो है दुरुपयोग भी किया जाता है, शरीर को एक गैनेटिज्म नामक एक बीमारी में इन्वॉल्व कराए जाने के लिए इसका उपयोग आजकल का विज्ञान करता है। कुछ ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है शरीर के अंदर जो इन धातुओं को शरीर के अन्य तंत्रों के निर्माण में उपयोगी साबित कराने लग जाते हैं। ठीक है, इसी के अंदर जो है जो मेडुलरी कैविटी होती है, यानी कि जो मध्य भाग होता है किसी भी अस्थि का, खास करके बड़ी अस्थियां जो होती हैं उनमें आरबीसीज का निर्माण होता है, और यही जो है आपके शरीर के रक्त के तौर पे जानी जाती हैं। अब मुझे कौन ये बताएगा कि जो न्यूली बॉर्न आरबीसी होती हैं वो सबसे पहले शरीर के किस अंग को मिलती हैं? न्यूली बॉर्न जो आरबीसीज हैं वो शरीर के किस अंग को सबसे पहले प्राप्त होती है? बोन मैरो। बोन मैरो तो अरे बोन मैरो तो है ही है जी। आरबीसी बोन मैरो तो प्रोड्यूस करता है ना सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, बोन मैरो तो है ही है, उसको तो पहले ही कर रही है। स्पाइन में सीधा थाइस से निकली और सीधा अटैक किया स्पाइन पे। सोचो कैपिलरीज में जाएंगे ना। अरे वो तो रास्ता हो गया ना, हाईवे हो गया सर हार्ट में है, लीवर में वाया सबसे पहला जब ऐसे ऑप्शन देते रहो, लिवर में नहीं किडनी में, अच्छा दिमाग में तो जाती ही होगी है ना, ऐसा नहीं है। जैसे ही आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है लेग्स अरे लेग्स में नहीं जाती, नीचे नहीं जाती, ऊपर की तरफ। एक हमारे शरीर में मस्तिष्क। अरे रुक जाओ, सब लोग ऐसे हवा में टच करने लगे। तो होता क्या है, एक हमारे में फेमोरलोसिस वेन होती है। फेमोरलोसिस वेन का मतलब ऐसी वाहिका जो फीमर से निकल रही है, उसको फेमोरलोसिस वेन बोलते हैं। फेमोरलोसिस वेन ही वो वेन होती है जब किसी का डायलिसिस करते हैं ना, तो उसी में इतना बड़ा कैथेटर घुसा देते हैं। ये पैर के बिल्कुल कॉर्नर पे होती है ना, जैसे पैर है ये दोनों, तो पैर के कॉर्नर पे एक फेमोरलोसिस वेन होती है, उसी में इतना बड़ा कैथेटर घुसाते हैं। तो वो फेमोरलोसिस वेन सबसे पहले न्यूली बॉर्न आरबीसीज को कैच करती है और सीधे पहुंचती है किधर, वाया किडनी होते हुए। ठीक है ना, सबसे पहले उधर से किडनी के पास है, अलग किडनी में प्रवेश नहीं करती है, परंतु जो किडनी से स्वच्छ खून आता है वापस, जो ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहा है, उसके थ्रू आपके चेस्ट में, और चेस्ट के बाद सीधा हार्ट। और हार्ट में भी कहाँ पे, जो अपर जो लेयर है ना, जो अपर लेयर है हार्ट की, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होता है, सामान्यतः उधर जाने की प्रोसेस होती है उसकी। तो सबसे पहले कोई भी आरबीसी जन्म लेगा तो उसमें उसको इतनी छोटी सी, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि इतना छोटा सा है, ठीक है, इतना एग्जांपल सरसों के दाने का बराबर, तो उसको पहले तो अपने अपने भाई लोगों के साथ यात्रा करनी है, तो उसको उनके समान होना होगा ना। तो सबसे पहली चीज उसकी क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसे।
तब तो वो आगे कार्य कर पाएगी, नहीं तो ऐसे खाली घूमेगी क्या। भाई रक्त संस्थान का मतलब क्या हुआ, आपके शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रक मान लीजिए चल रहा है और खाली ट्रक यदि चलेगा आपके शरीर में, तो फिर उसका इज्जत कौन करेगा, उसको कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, वो वापस फिर मर जाएगी थोड़ी देर के बाद से। तो सबसे पहली चीज वो क्या करती है, बोलती है कि काम करो, मैं जा रही हूँ युद्ध करने के लिए और मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लेके फिर बोलती है किसको किसको ऑक्सीजन चाहिए, समस्त शरीर में फिर वो बांटना शुरू करती है। तो कॉमन सेंस से भी कई सारे उत्तर दिए जा सकते हैं। बहरहाल, बोन मार्किंग, सरफेस फीचर्स ऑफ बोन, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन ह्यूमन स्केलेटल, इन एम्ब्रियो द स्केलेटल इज प्राइमरी हाइलाइन कार्टिलेज। हाँ, ये प्रश्न एक बड़ा जबरदस्त है। एम्ब्रियो जो होती है हड्डियों में, उसमें स्केलेटम जो है वो किस प्रकार का होता है, तो हाइलाइन कार्टिलेज से संबंधित होता है। ये हाइलाइन कार्टिलेज जो होता है, मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज का उपयोग क्या है, तो हाइलाइन कार्टिलेज बेसिकली एम्ब्रियोज में यानी भ्रूण की अवस्था में पाया जाता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट मच ऑफ दिस कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। धीरे धीरे जो भ्रूणावस्था समाप्त होती है तो कार्टिलेज जो है भ्रूणावस्था के समाप्त होने के बाद से कार्टिलेज जो है वो समाप्त कर देता है। जय भारत। हाँ, तो क्षमा कीजिए। तो कार्टिलेज की मैं बात करें, कार्टिलेज जो है वो कुछ कुछ एरिया में आइसोलेटेड रह जाता है। कौन कौन से वो प्रमुख एरिया है, जैसे ब्रिज ऑफ द नोज, ये जो नाक के बीच का हिस्सा है ना, आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है बिल्कुल मध्य का हिस्सा जो है ना, तो ये नाक के मध्य का हिस्सा, ये एज इट इज ये आपके भ्रूण की अवस्था से ही बना हुआ है, यानी एम्ब्रियो की अवस्था से आप इसको लेके चल रहे हैं। पार्ट्स ऑफ रिब्स है ना, रिब्स के पास में जो पार्ट्स होते हैं उसके आसपास का, और कुछ एक ज्वाइंट जो होता है वहां पे कार्टिलेज रिमेन्स रह जाता है। अन्यथा अत्याधिक जो कार्टिलेजेस होते हैं वो भ्रूण अवस्था के बाद अस्थियों के तौर पे विकसित हो जाते हैं। ठीक है, हड्डियों का ग्रोथ कैसे होता है, तो हड्डियों का जो ग्रोथ है वैसा जैसे मैंने आपको बताया कि डायफाइसिल जो होता है, डायफाइसिस जो होती है यानी मध्य का जो हिस्सा होता है वो रिमेन रहता है। अपर और लोअर, डिस्टल और प्रॉक्सिमल जो एपिफाइसिस होती है, एपिफाइसिस का मतलब जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो या नीचे की तरफ बढ़ रहा हो, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल, और नीचे वाले को डिस्टल बोलते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल्स होती हैं वो ग्रोथ कर रही होती है ना, और नए नए कार्टिलेज ऊपर बनते चले जाते हैं। अस्थि के निर्माण के पूर्व अवस्था को जो इंगित करता है बेसिकली कार्टिलेज, आप उसको समझिए। तो जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे निर्मित होता चलता चला जा रहा है और फिर हड्डियों का निर्माण धीरे धीरे होता चलता चला जाता है, और यही प्रोसेस है। इसमें आपको कुछ और फोटोज में आपको दिखाता हूँ, आप समझ पाएंगे। Bones are remodeled and lengthened until growth stop. Bone changes shape somewhat, bone grow in white. कुछ जो है वो आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिसका जैसा आकार होता है। बेसिकली देखिए इसमें एक रिसर्च है कि आखिर हमारी फीमर के जैसे ही क्यों बड़ी होती है, ये प्रश्न है। तो इसका ये है सबसे अद्भुत उदाहरण ये है कि जो हमारे शरीर का जो डीएनए इनकोडेड सिस्टम होता है वो वैसे ही शरीर का निर्माण करता है। जिस प्रकार के डीएनए इनकोडेड सिस्टम से आपके भ्रूण का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार के बच्चे के जन्म होने की संभावनाएं अधिकतर बढ़ जाया करती हैं। ठीक है, अब आप देखिए लॉन्ग बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली एम्ब्रियो में छोटा सा ये जो कार्टिलेज का हिस्सा है ये है, धीरे धीरे इसको ये अंदर ऊपर कार्टिलेज हो गया, बीच में जो है वो अस्थियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। बाद में यही हाइलाइन कार्टिलेज धीरे धीरे अपग्रेड करता है, और बीच में फिर रक्त की जो वाहिकाएं होती हैं ये मिनरल्स ला के इसको कंटिन्यूअस देती चलती चली जाती हैं, और ये स्लोली जो है वो ग्रोथ कर जाता है। जब ऊपर की तरफ ग्रोथ करने का इसके पास स्पेस नहीं बचता है तो फिर ये साइड में ग्रोथ करने लग जाता है, यानी कि फिर चौड़ाई भी इसको अच्छे तरीके से प्राप्त होती है। कुछ कोशिकाएं हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जेहन में बिल्कुल बरकरार रखिएगा। निम्न में से कौन सी कोशिका अस्थियों से संबंधित है, एक प्रश्न। तो ये आए हुए प्रश्नों को मैं बता रहा हूं जो आया हुआ है। निम्न में से ओस्टियोसाइट्स नामक कोशिका किस तंत्र से संबंधित है, कौन सी ऐसी कोशिका है जो हड्डियों के निर्माण में अत्यंत उपयोगी साबित होती है ना। मेच्योर बोन्स के लिए जो कोशिका उपयोगी होती है उसका क्या नाम है, बोन्स को बनाने की जो कोशिका होती है उसका क्या नाम है ना। और जो बोन्स को समाप्त करती है यानी बोन्स के रिजिडिटी वाले फॉर्मेट को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देती है, उन कोशिकाओं का क्या नाम है। तो इन तीनों का उत्तर आपके समक्ष है, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ये तीन नाम आपको अपने जेहर में बरकरार रखना है। एक और होता है एडवांस वर्जन में आता है, लेकिन तीन नाम आपको याद रखना ही रखना है।
ठीक है। कई बार ऐसा होता है आपके शरीर में कैल्शियम जो, आप ये जो कैल्शियम की गोली खाते हैं, आपको क्या लगता है कैल्शियम आपके आपके शरीर में भरा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, आपके शरीर के अंदर के कैल्शियम को इधर से उधर करने में लगा पड़ा है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको कैल्शियम की गोली देते हैं, कुछ एक इंजेक्शन देते हैं, तो जो हफ्ते में एक ही बार दिया जाता है। तो हफ्ते में एक बार वो कैल्शियम, इतना हैवी कैल्शियम कहाँ से आया? और डॉक्टर जो होते हैं हड्डियों के, उनके पास होता क्या है? कैल्शियम की दवाई के अलावा उनके पास और कुछ होता भी नहीं है, बस उसी को अलग अलग तरीके से दे रहे हैं कि ये 1200 की इंजेक्शन है, हफ्ते में एक बार है, वो भी कैल्शियम ही, ठीक है ना। 1500 की इंजेक्शन है, ये भी हफ्ते में एक बार। ऐसे कैल्शियम्स का उपयोग क्या है? ये जो कैल्शियम्स होते हैं बेसिकली ये आपके अस्थियों के कैल्शियम को यूटिलाइज कराता है, इधर का उधर का इधर करने में यूज करता है, और सामान्यतः ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं पे इसका कार्य ज्यादा होता है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा बोन फ्रैक्चर के विषय में जानते हैं। क्या है बोन फ्रैक्चर? है ना, हड्डियां जब टूट जाती हैं, कई प्रकार का ये बोन फ्रैक्चर होता है। हालांकि बोन फ्रैक्चर आपके सिलेबस में है नहीं, इसका उपयोग भी आपके लिए है नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आखिर ये बोन फ्रैक्चर का सिस्टम क्या है, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं है इसकी गारंटी है नहीं। अगर कभी पूछ भी दिया एक थोड़ा बहुत दाया मैं करके, वो ये बोल देगा कि आखिर बोन्स तो था ही ना, आपने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो क्लोज फ्रैक्चर, जिसमें जो ब्रेक दैट डजंट पेनिट्रेट द स्किन, ऐसा होता है कई बार की जो अंदर ही अंदर हड्डी टूट गई आपकी और आपकी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और एक होता है ओपन, जिसमें जो है वो आपकी हड्डी को फाड़ते हुए वो पूरी तरीके से बाहर निकल के आ गई। तो इस प्रकार का फ्रैक्चर है। इसमें भी कई प्रकार के फ्रैक्चर्स होते हैं, हेयर लाइन हो गया, है ना, रिजिड हो गया, जिगजैग हो गया, तो अलग अलग, जिसमें ये देखिए कुछ प्रकार है। कम्युनिटेड हो गया, है ना, वो हड्डी अंदर ही टूट गई है और कई सारे हिस्सों में बट गई है। अगर ये हड्डी ऐसे टूट जाती है तो फिर डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, साफ्ट लगाना पड़ता है, लोहे का क्रैंक लगाना पड़ता है। फिर कंप्रेशंस होता है, कई बार ऐसा हुआ कि आप जोर से लगे वो उधर से दब गई, है ना, तो ये कंप्रेशंस या डिप्रेशंस जिसको बोलते हैं, जो अंदर की तरफ दब जाती है। इम्पैक्ट होता है, कई बार झटके के साथ में लगा और बिल्कुल बीच में से ही टूट के खत्म हो गई, है ना, तो फिर उसको भी फिर ऑपरेट करके जोड़ा जाता है। फिर ग्रीन स्टिक होती है, बहुत आधी टूटी पड़ी है और उसके कारण से शरीर में दर्द हो रहा है, तो ये कुछ बोन का फ्रैक्चर होता है। रिपेयर ऑफ बोन फ्रैक्चर्स कैसे होता है? हम हेमेटोमा, है ना, जब आपके रक्त हीम का मतलब देखिए, जहां भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे परफेक्स का सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीम शब्द जहां भी आया उससे संबंधित क्या हो गया? सीधे सीधे रक्त का संबंध हो गया। तो जो रक्त के माध्यम से ठीक किया जा सके, या उसके उपयोग से, या रक्त में कुछ भेज के, सांद्रता भेज के, और फिर धीरे धीरे वो हील कर जाए। सामान्यतः ऐसा होता है जब आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के दौरान जो आपके हाथ में गेंद आती है, उससे लगने वाली जो हड्डियों में फ्रैक्चर होता है, वो धीरे धीरे समय के साथ हील हो जाता है। जैसे कई लोगों का अंगूठा जो है वो बेकार हो जाता है, फुटबॉल खेलते हैं, जोर से मार दिया तो इम्पैक्ट कर गया आपके बोन के ऊपर, आप गए एक्सरे तो कराया लेकिन कुछ नहीं निकला, लेकिन फिर भी आपको पेन हो रहा है, तो ये धीरे धीरे रक्त के साथ ही ठीक हो जाता है ना। तो इस तरीके का जो बेसिकली फ्रैक्चर होता है, ये ब्लड फ्लो के साथ में, ब्लड के साथ जाने वाले जितने भी कैल्शियम और अन्य जो दवाइयां होती हैं उनके माध्यम से ये ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे कुछ चित्रांकन है, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये रक्त जो है उसकी वाहिकाएं ही फट गई, है ना। अब ऐसी कंडीशन में अंदरूनी जो रक्त है उसकी वाहिकाएं फट गई हैं, तो फिर धीरे धीरे ये रक्त की एक खास बात है कि रक्त अपने आप को स्वयं हीलिंग करने में, एकमात्र ऐसी बीमारी होती है हीमोफीलिया या हीम से रिलेटेड, जिसमें वो जबरदस्ती अपने अपने अंदर थक्का बनाने लग जाता है, सिर्फ उसमें रक्त अपना उपयोग साबित नहीं कर पाता है, खुद को नहीं ठीक कर पाता है। अन्यथा अधिकाधिक रोगों में रक्त जो है वो स्वयं से ठीक करने की क्षमता रखता है। अब आइए बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो लोग अभी बता रहे थे कि क्या है ये सिस्टम और कितने प्रकार का है, तो बेसिकली हम लोग इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, स्कल वर्टिब्री और जो ये क्या कहते हैं आपका थोरैक्स का सिस्टम हो गया, यानी कि जो रिबकेज होती है स्टर्नम के साथ में। तो रिबकेज हो गई आपकी 12 इधर यानी कि 24, एक हो गई आपकी स्टर्नम। स्कल्स के अंदर कुछ हड्डियां होती हैं 8-9, है ना, उसके बाद फिर और आपकी स्पाइन हो गई। तो ये आपका एक्सियल सिस्टम के तहत आ गया, ठीक है। स्कल्स में क्या है, स्कल्स को थोड़ा सा एक बार देखते हैं। स्कल के अंदर बेसिकली दो प्रकार का सेट है। देखिए, अस्थियां होती हैं ज्यादा, लेकिन होता सेट कितने प्रकार का? दो। क्रेनियम का मतलब होता है जो ये टकला आपका है ऊपर का हिस्सा, और बाकी का ये जो फेस की जो अस्थियां होती हैं, फेस में जैसे कि इंफीरियर कोंचा हो गया, मैंडिबल हो गया, है ना, क्या कहते हैं कि वूमर हो गया, जो नाक के पीछे की हड्डी हो गई, तो ये स्टेपिस इंकस मेलियस हो गई। तो ये सब जो है ये आपका फेसियल बोन्स के तहत आ गया। क्रेनियम में क्या होता है, बेसिकली फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, ये सारी जो लॉबीज होती हैं, इसको क्रेनियम के तहत लिया जाता है, ठीक है। क्रेनियम के नाम को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, ये है आपका
टकला है ना। और टकले के वो अगर आप देखेंगे तो जो सबसे जिधर ये चुटिया होती है इसका नाम है पैराइटल। ठीक, इन सब का नाम आपको याद रखना चाहिए। फ्रंटल का मतलब हो जाता है जो फ्रंट में है, उसका नाम हो गया फ्रंटल। ये जो अत्तामाजी सटकली वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं सेफेनॉइड बोन। ठीक है, आंखों के पास में होती है इथेमॉइड, जहां से आंसू निकलता है उसको बोलते हैं लैक्रिमल। नेजल का मतलब ये जो नाक के पास में एक हड्डी है कार्टिलेज के बराबर में, इसको बोलते हैं नेजल। ठीक है, ये कार्टिलेज ये धीरे धीरे अस्थि बन जाता है नेजल बोन, लेकिन ये कार्टिलेज रह गया है ना। गर्भावस्था तब तक पूर्ण हो जाती है और बालक का जन्म हो जाता है, इसलिए कार्टिलेज ही रह जाता है। नेजल बोन बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो पाती है, कुछ कुछ लोगों की अत्यधिक लंबी हो जाती है। ठीक है ना, जिनकी तोता नाक होती है, तो ऐसा। उसके बाद फिर जाइगोमेटिक बोन का मतलब ये जो जो आप खूब मुस्कुराते हैं और ये इधर डिम्पल पड़ता है ना, किसके प्रीति जिंटा के जैसे, तो वो जाइगोमेटिक बोन का कमाल है सारा का सारा। मैगजीला का मतलब हो गया ये आपके नाक का हिस्सा, आपकी जो मूछें हैं इसके आसपास का जो हिस्सा हो गया, ये बेसिकली मैगजीला के तहत आता है। उसके बाद जो है मैंडिबल, जो आप लोग गाना गाते हैं जो हिलता है सुर जब लगाते हैं, तो वो मैंडिबल का हिस्सा माना जाता है। ठीक, उसके बाद फिर मैंडिबुलर रेमस यानी कि जो पीछे का हिस्सा है, सामान्यतः इन दोनों को मिला के एक ही माना जाता है, लेकिन ये फिर भी आप इसके नाम को याद रखिए, मैंडिबल का मतलब। उसके बाद फिर मैस्टॉइड जो होती है, मैस्टॉइड का मतलब जो चमड़क होता है, जो आपका दांत होता है ना, दांत का एक प्रकार होता है। दांत 4 प्रकार का होता है बेसिकली, कौन कौन सा होता है? कृंतक, रदनक, चमड़क और अग्र चमड़क, जिसमें एक होता है मैस्टॉइड भी। तो मैस्टॉइड प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेस हो रही है बेसिकली वो इधर से मतलब इसके इम्पैक्ट के का इसकी जो मसल्स है वो उसको पुश करती हैं, जो पीछे चबाने का दांत होता है, रगड़ने का दांत होता है, रदनक। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑडिटरी मेटस यानी कि जो कान के आसपास की जो अस्थियां होती हैं, इनको भी काउंट किया जाता है। जाइगोमेटिक प्रोसेस, इसका कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस का मतलब जो उसको सपोर्ट देती है ताकि वो अपने आप को उसी स्थान पे बनाए रखे। ठीक है, उसका ऑक्सीपेटल, ये अस्थि है, इसका इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। ऑक्सीपेटल का मतलब ये है जो आपके सेरिबेलम सेरिब्रम के हिस्से को सेव रखती है, और इसी के पास से ये जो आप देख रहे हैं ना स्टेरॉइड प्रोसेस जो है, यहीं से निकलता है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेडुला ऑब्लंगाटा आगे धीरे धीरे चलते हुए कॉर्ड बनती है। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीपेटल बोन। अगर ऑक्सीपेटल बोन के ऊपर अगर किसी ने मार दिया तो आपकी बेहोश और आपकी मृत्यु होने की संभावना सामान्य से ज्यादा हो जाती है। टेम्पोरल बोन का मतलब ये जो कान के जस्ट ऊपर का और सेफेनॉइड के बराबर का जो हिस्सा होता है उसको टेम्पोरल बोलते हैं। ठीक है, पैराइटल मैंने आपको बता ही दिया। ये बेसिकली स्कल्स की हड्डियां हैं। ठीक है, सामने से आप देख लीजिए, फ्रंटल कोरोनल स्ट्रक्चर, कोरोनल स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। पैराइटल बोन हो गई, नेजल बोन हो गई, सेफेनॉइड हो गई, इथेमाइड हो गई, लैक्रिमल हो गई, जाइगोमेटिक हो गई, मैक्सिला हो गई, मैंडिबल हो गई। इन और ये बूमर, बूमर को भी याद रखना है। नेजल कोंचा, इथेमॉइड कोंचा। कोंचा का मतलब ये जो कोने का हिस्सा होता है ये। ऑप्टिक कैनाल का मतलब ये अस्थि नहीं है। ऑप्टिक कैनाल जो होती है वो नस का नाम है, जो आपके आंखों के लिए, आपके आंखों से संदेश को अंदर की तरफ ले जाती है। ये सब स्पेस है। अगर मैं आपको कोई ऐसा वो दे दूं कि आप ये बिल्कुल ऐसे ही संरचना बना सकते हैं, तो ये आपके बस की बात है नहीं। आपके मतलब किसी भी मनुष्य के बस की बात सामान्यतः ये है नहीं। ऐसे ऐसी संरचनाओं को सोच भी पाना, इस प्रकार की संरचनाओं को बना पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो कुछ अस्थियों के नाम आप मार्कआउट कर लीजिए। फ्रंटल बोन 1, ठीक है, पैराइटल 2, नेजल 3, सेफेनॉइड 4, इथेमॉइड, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल। ठीक है, टेम्पोरल और वोमर, ये आपके अस्थियों के, स्कल्स के अस्थियों के नाम है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा ब्रॉड करके कट करके दिखाया, यानी हर तरीके से। बहरहाल अब अगर आधा उड़ा दीजिए, ठीक है, दांत मतलब आपके खोपड़ी को आधा उड़ा दिया, तो अंदर से अगर आप देख रहे हैं तो ये इस तरीके का कुछ ऐसी संरचना दिखती है। जो पैलेट होती है जिसको मैक्सिला बोलते हैं, हार्ड पैलेट हो गई है ना, इसी में सॉफ्ट पैलेट भी होती है। पैलेटाइन बोन जो पीछे आप उंगली को टच करके ऊपर देख सकते हैं, तो बेसिकली वहां पे पैलेटाइन बोन की बात है। वूमर इसी इसी पास में, नाक के पास, नाक की जो हड्डी होती है। तो ये आपके मस्तिष्क को ही अगर आधा कट कर दिया जाए तब का है। पैरानेजल साइनस जो होते हैं ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पैरानेजल साइनस क्यों? क्योंकि ये इसकी स्थिति ऐसी होती है कि अगर मान लीजिए ये साइनस जो है ना, इसमें अगर गैप बन जाए तो मनुष्य का जीना हराम हो जाता है। यानी कि इसमें जैसे आप बोलेंगे इसमें आ जाएगी हवा, और हवा आएगी तो ये पूरे शरीर के दर्द का कारक बन जाएगा, खास करके दिमाग के दर्द का। और साइनस जो है ये कोई जैसे बोलते हैं ना मुझे साइनस हो गया है, साइनस कैसे हो जाएगा? साइनस तो आपके में ऑलरेडी हुआ पड़ा है। फ्रंटल साइनस जो है आंखों के ऊपर जो है, यहाँ पे 2 है। सामान्यतः जो लोग बहुत समय तक स्क्रीन के सामने रहते हैं, जैसे मुझे ही मान लीजिए, एक दिन में कम से कम 8-10 घंटे मेरे को स्क्रीन के सामने, रोहित जी अपना कैमरा बंद कर लीजिए, ऐसे सो के पढ़ाई करेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। सो के तो पढ़ ही नहीं सकते। स्पाइनल कॉर्ड जैसे ही आपकी
रिलैक्स मोड में आई, तुरंत मामला जो है वो समाप्त, है ना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जो ये फ्रंटल साइनस है, जो लोग स्क्रीन के सामने ज्यादातर रहते हैं उनके इस वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों दर्द होता है? ये इसके पीछे दर्द होने का कारण ये है कि जो ऑप्टिक जो नर्व्स होती हैं वो स्ट्रेच कर जाती हैं आवश्यकता से ज्यादा स्ट्रेच कर जाने के कारण से फिर बाद में इसका इलाज क्या होता है? इसके इलाज के तौर पे चश्मे का निर्धारण किया जाता है, यानी कि चश्मा लगाया जाता है। और जो लोग चश्मा लगाते हैं फिर उनका ये फ्रंटल साइनस धीरे धीरे उस प्रेशर को कंट्रोल कर जाता है। उसके बाद एथेमाइड साइनस की बात होती है। एथेमाइड साइनस ये आसपास का हिस्सा जो होता है ना, यहाँ भी एक बड़ा जबरदस्त पेन होता है। कब? खास करके जो लोग रोते बहुत कम है ना, इसलिए रोना बड़ा अच्छा माना जाता है। एथेमाइड साइनस वगैरह के आसपास की जो हवा होती है ना, वो थोड़ा सा पास आउट कर जाती है, इसमें स्पेस नहीं बन पाता, और इसमें जो है वो वो क्या कहते हैं, कफ एकत्रित नहीं हो पाता है। हाँ, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और ये जो मैक्सिलरी साइनस है यही पेन का कारण बनता है। तो यहाँ पे जिसमें हम लोग जब नेति करते हैं तो नेति के द्वारा इसको और सेफेनाइड साइनस को, इन दोनों को टच करते हुए, खासकर जब नेति करते हैं तो ये रास्ता ऐसे ऐसे होता है, ऐसे इसे टच करके आते हैं। लेकिन जो सेफेनाइड साइनस है इसके भी कई बार हम लोग हिस्से को टैकल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके साइनस हो गए जो आपके स्कल में पाए जाते हैं और इनका अपना उपयोग है। हॉइड बोन जो है वो होते हैं गले की हड्डी बनना। गले की हड्डी को आप बाखूबी जानते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गले की हड्डी बना हुआ है ना। तो वैसे ही आपके जीवन की गले की हड्डी जो है वो कौन है? हॉइड बोन बोलते हैं इसको, हाइड। हाइड को आप ऐसे याद कर सकते हैं, हाइड का मतलब होता है छिपाना, HIDE, और ये है HYOID, है ना। हॉइड की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, मतलब हाइड का मतलब जिसको छुपा के रखते हैं, यानी गले की हड्डी से आप बच के रखते हैं, छुप के रखते हैं, ऐसे याद रखिए। हॉइड बोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया भी है और पूछा जाएगा भी और पूछा जाना भी चाहिए। ठीक है, हॉइड बोन गले की हड्डी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करती है, आपके आपके जो ये कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज जिससे मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा सपोर्ट देती है। हाइड को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो ये नीचे की तरफ ये जो हड्डी है देखिए, लेसर हॉर्न जिसको बोलते हैं, ये ऐसे चुभा हुआ ऐसे निकलती है। मछली वगैरह जो लोग खाते हैं आप देखिए उनके में ये बहुत क्लियरली विजिबल होती है, लेजर हॉर्न जो होती है ना। और ये उसका अपर बॉडी, हड्डी वगैरह में नाम करना कुछ नहीं आता था तो उसको ऐसे बोल देते थे, ये बॉडी है, ये पूंछ है ना, ऐसे टेल बोन और क्या कहते हैं बॉडी और स्ट्रक्चर और प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ऐसे ही कर करके तो एनाटॉमी में बहुत सारा नंबर मेरे को भी मिला है ना। ये मैंने टेक्निक सीख ली थी बहुत पहले ही, कि असल में अस्थियों के नामकरण में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल बोल दो, नीचे वाले को डिस्टल बोल दो, है ना। उसके बाद फिर बाएं वाले को आर्टिकुलर, ऐसे ऐसे अलग अलग इनका नाम होता है। हर हड्डी में ये टेक्निक लगा लगा के मैंने नाम लिखा। एक हड्डी का एक आदमी 2 या 4 नाम लिखता था, मैं उसी हड्डियों में 20 हिस्से निकालता था। अब 20 हिस्से निकालता था तो प्रोफेसर खुश, कह रहे इसको तो जो है आनंदित कर दिया इस लड़के ने। तो ऐसी कंडीशन में नंबर, मतलब जो लोग MA वगैरह में पढ़ते हैं उनके लिए नंबर लाने की ये सब टेक्निक है, निंजा और सस्ती टेक्निक है ना। इस टेक्निक से नुकसान ही होता है, मूर्ख आप नहीं बना सकते टीचरों को, लेकिन फिर भी नंबर का बड़ा उपयोग है। प्राउड से बताते हैं कि मैंने जो है वो 85% नंबर प्राप्त किया है अपने उसमें, है ना, खुद की मेहनत से। तो प्राउड, नंबर का कोई उपयोग है नहीं जीवन में। आपको कोई नहीं पूछने जाएगा कि आपने कहाँ से कितना नंबर प्राप्त किया है। आपकी एलिजिबिलिटी कौन आपको जानता है, कौन आपको पहचानता है, कितने लोग आपको मानते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। नथिंग मैटर कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। जाके देखिए 80% कॉर्पोरेट्स में जो HR होते हैं वो एक दूसरे के जानने वाले होते हैं, हायर्ड करके HR बहुत कम रखे जाते हैं। तो कहना कई बार तो मैंने ऐसे, मेरे तो कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिनको HR का पूरी स्पेलिंग भी नहीं आती थी और फिर भी वो HR बन गए और बढ़िया सैलरी मिलती, क्योंकि वो कॉर्पोरेट जिसकी कंपनी है उसके मालिक को जानते थे और उसका मालिक ये विश्वास करता था कि ये सीख तो जाएगा काम और ये हमारा भरोसेमंद आदमी भी है। तो ऐसी कंडीशन में आप किसको जानते हैं, कौन आपको जानता है, दैट इज इंपॉर्टेंट बियॉन्ड ऑफ कि आपका प्रतिशत कितना है। हाँ, प्रतिशत अगर आप IIT से लेके आए हैं ना, IIT से पढ़ के आए हैं तो प्रतिशत वगैरह मायने रखेगा। बहरहाल फीटल स्कल मतलब जब गर्भावस्था में होते हैं तो उस दौरान का स्कल, तो ये देखिए फीटल स्कल की मतलब क्या अवस्था है, कैसे कैसे ये अस्थियों का निर्माण है, इसका कोई मतलब है नहीं आपके नेट में। ठीक है, अब वर्टिब्री कॉलम की बात करते हैं। यही है सारा
सारा सर का दर्द जो है वर्टिब्री कॉलम ही है, क्योंकि अगर इसमें दर्द ना हो तो हम लोग का योगा क्लास बंद हो जाए, है ना। कौन करे क्लास अगर डाउलुंग ना हो तो। वियतनाम में बोलते हैं डाउलुंग, डाउलुंग का मतलब, डाउ का मतलब पेन, लुंग का मतलब कमर में। तो अगर ये ना हो तो क्लासेस खत्म, अपना अपना काम खत्म, फिर मैं आपसे पैसे कमाने लगूं, है ना। मैं बोलूं कि ऐसा है भैया, मैं आपको नेट की प्रिपरेशन कराऊंगा, 10-10 हजार रुपए सभी लोग मेरे अकाउंट में डाल दो। अभी जो 50 लोग बैठे हुए हैं इसमें से गायब 2 या 3 लोग बचेंगे, है कि नहीं है। तो इसलिए डाउनलोड होना बड़ा जरूरी है मुझे लगता है। बहरहाल मजाक का एक पार्ट है। जो ये हिस्सा है बेसिकली सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकेक्स। सैक्रम तक को अगर काउंट किया जाए तो टोटल हम लोग कितना पा जाते हैं पता है आपको? 7 ये 12 ये, तो 12 और 7 कितना हो गया? 19, और 19 और 5 24। लंबर तक 24 जो है, इसका उपयोग बड़ा जबरदस्त मेरे को एक किताब में दिखा जिसमें गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का प्रयोग दिखाया गया है, कि 24 अक्षर जो है वो हमारे स्पाइन की 24 अस्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7, 12 और 5, है ना। यहीं तक ट्रू जो स्पाइन होती है आपकी। इसके बाद सैक्रम और कॉक्सिक्स तो फॉल्स स्पाइन है, मतलब जबरदस्ती निकल के आ गई पूंछ के तौर पे, लेकिन इसका उपयोग है। सर्वाइकल में आप डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। थोरैसिक जो है वो बहुत सारे आसनों के इम्पैक्ट से दूर रहती है, और लंबर जो है सर्वाधिक उपयोगी है आपके दर्द के लिए और आपके परेशानियों के लिए, इसलिए लंबर देवता का ध्यान विशेष तौर पे रखा जाता है। फर्स्ट सर्वाइकल जो है वो यहाँ से शुरू होती है, अपर पोस्टीरियर भाग यानी कि आगे का, पीछे का हिस्सा, और इंटीरियर का मतलब आगे का हिस्सा। ठीक, तो ये सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रम कॉक्सिक्स, इन 5 का नाम आपको याद रखना। कैसी होती है ये वर्टिब्री? अगर एक को मैं निकाल के देखूं तो इसको ऐसे मान लीजिए कि मैंने रख दिया और इसकी ऊपर से फोटो खींची है, ठीक है ना। ये इस प्रकार की संरचना है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे इसको नीचे रख दिया, जैसे आपने नीचे कोई चीज पृथ्वी पर रख दी और उसके ऊपर से उसकी फोटो खींची, जैसे चप्पल आपका रखा हुआ होगा, आप देखिए आप उसको ऊपर से खींच रहे हैं, तो वो उस प्रकार की ये इंटीरियर फोटो है, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 हिस्से निकले हुए हैं, बेसिकली स्पाइनस प्रोसेस, और उसके बाद फिर जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये वर्टिब्रल आर्च जो है जिसमें वो धनुष के समान मुड़ी पड़ी है। लेमिना जो होती है वो उसकी एक ऊपरी खाल के तौर पे आप मान लीजिए। लेमिना का भी और उपयोग है आपके मस्तिष्क में, जब आप न्यूरो सिस्टम पढ़ेंगे तो लेमिना का उपयोग मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लेमिना वहां पे बहुत उपयोगी साबित हो जाता है, ठीक है। ये जो बीच का जो है वर्टिब्रल फोरामेन, इसी फोरामेन के द्वारा कॉर्ड जो है वो बाहर जाती है, ठीक। बॉडी जो है यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बॉडी का मतलब जो जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, वो फ्लूइड जिसके कारण से जो इम्पैक्ट में आते ही बैक पेन होना शुरू हो जाता है, और यही बैक पेन बहुत कष्ट का कारक बनता है। कई बार इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है, और तब तो स्थिति और ज्यादा बुरी हो जाती है, और इसमें से एक नस भी निकल के जाती है इसी कॉर्ड के आसपास से, जिसका नाम है क्या? साइटिका। तो साइटिका पे जब ये बॉडी से निकलने वाला जो लिक्विड होता है टच करता है, हाँ हाँ हाँ, तब तो पेन का अलग अलग अनुभव होता है। और ऐसे व्यक्ति को आप पश्चिमोत्तान वगैरह आसन तो बिल्कुल भी नहीं करा सकते, इतना बुरी तरह चिल्लाएगा आदमी कि क्या कहने को। उसके पीछे बॉडी का ही खेल है। फिर थोरैक्स को देखते हैं। थोरैक्स का मतलब वो जो हिस्सा जो आपके कवच के तौर पे स्थापित है, बेसिकली वो एक क्या कहते हैं कि स्टर्नम एक हड्डी है, स्टर्नम हड्डी से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक और हड्डी पाई जाती है, एक सेकंड दीजिए मेरे को। यहाँ से ये और ये, है ना, एक हड्डी यहाँ भी पाई जाती है, एक हड्डी ये और एक हड्डी ये है। 2 हड्डियों का निर्माण होता है बेसिकली यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोन ऑफ ब्यूटी, है ना। सामान्यतया नाम ये है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन। हाँ, बोन ऑफ ब्यूटी सामान्य भाषा में बोलते हैं, और असामान्य भाषा यानी एनाटॉमी की भाषा में क्लेविकल्स बोलते हैं। तो इनकी संरचना यहीं से पाई जाती है। इसमें एक ये जो बिल्कुल मध्य में है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ऊपरी जो भाग है जो दिल के समान संरचना बना है, और पूरे शरीर में दिल जो हम लोग बनाते हैं ना, वो इधर ही दिखता है मेरे को, बाकी हार्ट वार्ट में दिल नहीं है। तो वो बेसिकली मैनिब्रियम बोलते हैं उसको, स्टर्नम एंगल जहाँ पे आगे जुड़ रही है। फिर बॉडी, वही मध्य का हिस्सा। इतना डीप में आपको जाना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि स्टर्नम नाम की एक हड्डी है जिसके चारों तरफ से गोल 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 आके हमारी रिब की केज आगे है और आके जुड़ती है। इसमें एक जरूरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया भी है और आता रहा है, बहुत रेगुलर प्रश्न है कि रिब केज जो होती है उसमें से ट्रू रिब केज की संख्या कितनी होती है। तो ट्रू रिब्स जो होती हैं वो 7। ट्रू रिब्स का मतलब ये है जो सच में जिसका काम है सुरक्षा प्रदान करना, किसको? आपके चेस्ट को, लंग्स को,
और गोल गोल आके राउंड शेप में आके मिल जाना। कुछ होती हैं ऐसी कि जिनको जबरदस्ती जुड़ना पड़ता है इसके मुहाने से, क्योंकि इसका मुहाना इधर ही समाप्त होता है और ये खींच खींच के ऊपर जुड़ी पड़ी है। और एक्सीडेंट में सामान्यतः ये फॉल्स रिबकेज जो होती है ना, इन्हीं के टूटने की संभावना ज्यादा होती है। फॉल्स रिबकेज ज्यादातर टूट जाती है। फॉल्स रिबकेज की संख्या 8 से लेकर 12 तक संभावित है, और 1 से लेकर 7 तक की जो संख्या होती है, मतलब ये नहीं कि 8 और 12 होती है बेसिकली, है ना। 4 हो गई आपकी, 4 जोड़ी फॉल्स, और 7 जोड़ी जो है वो आपकी ट्रू का हिस्सा होता है। इंटरकॉस्टल का मतलब, इंटरकॉस्टल स्पेसेस का मतलब हो गया इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। भी आप देखते होंगे योगा में बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। इंटरकॉस्टल का मतलब कि जो आपका लंग्स है उसके लिए जो स्पेस बचा हुआ है उसको इंटरकॉस्टल बोलते हैं। कॉस्टल कार्टिलेज अगेन वो फिर से उसी से संबंधित है, आपके लंग्स वाले हिस्से से संबंधित है। बहरहाल मैडम ऑफ 3 पार्ट्स, 3 चीजें हो गई, स्टर्नम, रिब्स और थोरेसिक वर्टिब्री, लिम्ब। उसके बाद अपेंडिकुलर लिम्स जो आपके हाथ पैर का है, पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल का मतलब जो आपके कंधे का हिस्सा है, और पेल्विक ग्रिडल का मतलब जो आपके पैर को पैर बनाता है ना, जो जहां से पैर आके जुड़ रहा है। तो अब आप देखिए ये जो है ये अपर लिम्ब का हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक स्कैपुला बोन होती है जिसको बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल के तहत। ये हो गई आपकी ह्यूमरस, ठीक है, ये इधर नाम भी दिया है शायद, हाँ ये रहा ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस, अल्ना, ये आपके हाथ की 2 हड्डियां हो गई। कार्पल्स, उसके बाद फिर फेलेंजियस, मेटाकार्पल्स, ये आपके हाथ की अस्थियां होंगे। फिर फीमर, पटेला यानी घुटने की अस्थि, टीबिया, फेबुला, और नीचे जो है टार्सल, मेटाटार्सल, और अगेन फेलेंजिस। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है, और इसके साथ ही अस्थि तंत्र का सिस्टम ऑलमोस्ट समाप्त मान लीजिए आप। इसके अलावा अस्थियों में कोई नाम याद करने लायक है नहीं। ठीक है, ये आपकी वही जो अस्थि जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि स्कैपुला, जिसको चपटी बोन का एक और अच्छा उदाहरण देखा जाता है, स्कैपुला जिसको हम लोग असामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड्स बोल देते हैं। लेकिन शोल्डर ब्लेड उचित शब्द वैसे ही नहीं है जैसे बोन ऑफ ब्यूटी, जिसको क्लेविकल बोला जाता है। ये रही क्लेविकल, तो क्लेविकल इसका ओरिजिनल नाम है, स्कैपुला इसका ओरिजिनल नाम है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि जो वो कौन सी अस्थि होती है जिससे कि आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का निर्माण होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के निर्माण की अस्थियों के नाम चिन्हित कीजिए। बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक का मतलब होता है गेंद, और खल्लिका का मतलब होता है गैप। तो ऐसा गैप जहाँ पे बॉल के तरीके से उसको किसी भी दिशा में आप ऊपर नीचे दाएं बाएं बिल्कुल आप राउंडेड कर सकें, उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट्स का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है आपके सिलेबस में, परंतु प्रश्न बहुत कम रहे हैं। मुझे लगता है 1 या 2 प्रश्न अभी तक आया है पिछले 3 4 5 सालों में। ठीक है, अपर लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, रेडियस और अल्ना, जो अगली हड्डियां हैं आपकी, जो आपके अस्थि की हड्डी, मतलब आपके हाथ की जो हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं, माफ कीजिए, रेडियस और अल्ना। ठीक है, इसके बाद आप अपर लिम्ब में अपने हाथ को देख लीजिए, तो ये आपके क्या हो गए, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स का मतलब जहां से आपकी ये जो आपका हाथ का पंजा है बेसिकली, वो मेटाकार्पल्स का हिस्सा हो गया। उंगलियां जो होती हैं जिसमें 3 अस्थियां आपको दिख रही होंगी, डिस्टल, मिडल और प्रॉक्सिमल। डिस्टल का मतलब ऊपर वाला, प्रॉक्सिमल का मतलब नीचे वाला, मिडल का मतलब मध्य वाला। मैंने आपको बताया ना ये सब टेक्निक है, निंजा टेक्निक नंबर पाने की अगर आपको लिखना है पेपर में तो। ठीक है, तो डिस्टल हो गया, मिडल, प्रॉक्सिमल, ये इसको बोलते हैं फेलेंजियस। फेलेंजियस का मतलब फिंगर्स यानी कि आपकी उंगलियां। मेटाकार्पल यानी कार्पल के बाद वाला हिस्सा जो है वो मेटाकार्पल होता है। मेटा का मतलब जो सेकेंडरी है, और कार्पल का मतलब जो आपकी आपके हाथ के अस्थियों के निर्माण में उपयोगी है वो। तो कार्पल्स जो है उसको कलाई को बोलते हैं। यहाँ पे भी कई सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारा ज्वाइंट होता है, इरेगुलर हड्डियां होती हैं सारी की सारी आड़ी तिरछी सी, और आप देखते होंगे आपके हाथ में किनारे से यहाँ पे एक निकला होगा, है ना, आसपास में, तभी ये मूव कर पाता है। अगर ये इतना इतना अगर ये रिजिड ना हो और सिर्फ ज्वाइंट्स के आधार पे हो, तो आप किसी चीज को ऐसे नहीं, जैसे लोटा को पकड़ना है आपको ना, लोटे को पकड़ने के लिए जो आप उपयोग कर रहे हैं इस तरीके से, वो ऐसे सिस्टम को आप सामान्य तौर पे यूज ही नहीं कर पाते, पकड़ ही नहीं पाते, अगर ये कार्पल का सिस्टम इस तरीके से नहीं होता तो। ठीक है, फिर आपको पेल्विक ग्रिडल में लेके चलते हैं। पेल्विक ग्रिडल में भी सेम टू सेम हाथ की जैसी कंडीशन, हिप बोन होती है, जैसे अपने पास में स्कैपुला है वैसे इधर हिप बोन है। हिप बोन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, स्कैपुला थोड़ी सी छोटी व्यवस्था है, हिप बोन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा फैलाव को लिए हुए है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या है, इलियम, इसियम और प्यूबिक बोन्स है। अब इसको मैं फोटो में दिखाता हूँ, आप इधर देखिए, ये जो है इलियम का हिस्सा जो होता है, जिसको बॉडी के तौर पर भी जाना जाता है, ये हिस्सा जो इसी के आधार पे पुरुष और महिला का
निर्धारण होता है। हिप बोन ही है जिसके कारण से आप पुरुष के स्केलेटल को और महिला के स्केलेटल को जस्टिफाई कर पाते हैं। कॉकिक्स जो होती है ये आपके स्पाइन जो है, स्पाइन की लास्ट हड्डी है, जैसा मैंने आपको बताया। बेसिकली प्रश्न को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अस्थियां हैं जो हिप बोन के साथ में सीधे तौर पर संबंधित है। तो सैक्रम और कॉकिक्स जो है स्पाइन की वो दो अस्थियों का प्रकार है जो हिप से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। तो देखिए प्रश्नों की श्रृंखला आप ओवरऑल पढ़ रहे हैं, आपको राउंडेड होके जानना होगा, यानी कि कब कैसे कहाँ से प्रश्न पूछा जाए इसकी गारंटी आपको खुद ही जस्टिफाई करनी होगी। ठीक है, ये जो होता है सीसीएम का हिस्सा जो होता है वो बेसिकली निचला हिस्सा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्यूबिक सैम्फेसिस ही वो हिस्सा होता है जहाँ पे क्या कहते हैं जननांग पाए जाते हैं। जननांगों की जो अवस्था होती है वो इसी के कारण से जस्टिफाइड हो पाती है। पुरुषों के जननांगों के पास में भी ऐसी अस्थियों का निर्माण होता है और महिलाओं के जननांगों के पास में भी ऐसी अस्थियों का निर्माण होता है, जिसके कारण से शरीर के अंदर जो है वो सामान्य से अतिशय की मात्रा में एक क्या कहते हैं कि फुलाव आने की जो संभावनाएं होती हैं वो प्यूबिक आर्च के कारण ही होती है। कई बार ये आर्च जो है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, जिसके कारण से गर्भावस्था की श्रेणी को प्राप्त करने में सामान्यतः दिक्कत आती है। और यदि मान लीजिए गर्भावस्था प्राप्त भी हुई तो सी सेक्शन के अलावा डॉक्टर्स के पास में कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, सी सेक्शन ही संभावित होता है, क्योंकि फिर जो है वेजाइनल जन्म देने की संभावनाएं माता के पास लगभग समाप्त हो जाती हैं। फिर जेंडर डिफरेंसेस ऑफ द पेल्विक, देखिए ये जेंडर डिफरेंसेस मैंने अभी आपको बताया कि मेल का जो होता है वो आर्च जो है वो थोड़ा सा कम होगा और महिलाओं का आर्च जो है वो ज्यादा होता है। इसी के आधार पे आप ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। इसके अलावा लगभग सारी अस्थियां जो है वो सेम ही पाई जाती हैं। ठीक है, यही आर्च जब कई बार कम हो जाता है 90 एंगल से कम हो जाता है तो फिर सी सेक्शंस के अलावा और कोई अवस्था बनती नहीं है। इनफैक्ट पेंट्रेशन के दौरान यानी कि जब सहवास की अवस्था होती है उस दौरान भी महिलाओं के अंदर अतिशय मात्रा में दर्द और रक्त के संवहन की अवस्था यानी रक्त के प्रवाह की अवस्था भी तीव्र हो जाती है। सामान्यतः ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि जो महिलाएं हैं उनको अतिशय मात्रा में पीड़ा होती है। इसका कारण क्या है, प्यूबिक आर्क जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है तो ये अवस्था आती है। ठीक है, बोन ऑफ द लोअर लिम्स, मैंने आपको बताया लोअर लिम्स की और हड्डियां क्या क्या है। फीमर हो गई जो कि आपकी थाइस की बोन होती है, ये प्रश्न है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है ना, इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी बनने की संभावना है और डब्ल्यूबीसी को भी बनाने की संभावना है, साथ में प्लेटलेट्स के भी निर्माण में इसका अपना उपयोग है। ऊपरी हिस्से को हेड बोलते हैं, फिर गर्दन बोलते हैं, फिर लेसल ट्रोचेंटस, और इन सब का कोई उपयोग है नहीं आपके नेट में। बहरहाल बोन्स ऑफ द लोअर लिम्स में यानी कि अपने पैर के निचले हिस्से में आइए तो टिबिया और फिबुला नाम की दो अस्थियां पाई जाती हैं। ये प्रश्न आया हुआ है और ये ऐसे प्रश्न आते हैं, सामान्य क्वेश्चंस आने की संभावना नेट में बहुत ज्यादा है। एनाटॉमी आपको ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर बनाना है यूजीसी वालों को, वो आपसे सिर्फ यही सब पूछते हैं कि टिबिया फिबुला कहाँ पाई जाती है, रेडियस अल्ना कहाँ पाई जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बखूबी याद रखना है। बोन्स ऑफ द लोअर लिम्स अगेन आपके पैर के पंजों की बात हो रही है। इसमें क्या है, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स और फेरेंजियस, तो वही व्यवस्था हो गई। फेरेंजियस आपकी उंगलियां हो गई है ना, उसके बाद टार्सल्स हो गए और फिर ये आपके टकने की आसपास की जो अस्थियां हो गई। टेलस जो है वो टकने को बोलते हैं और यही जो है ये एड़ी कैलेसनियस। कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर के टेलस के ऊपर बनने वाले प्रेशर के कारण कैलेसनियस जो है वो नीचे की तरफ निकल जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई है। मेरी हड्डी नहीं बढ़ी है, वो बेसिकली नीचे की तरफ निकल गई है, इसलिए आपको हड्डी बढ़ी हुई सी प्रतीत हो रही है। ठीक है, इसके बाद जॉइंट का सिस्टम आता है। जॉइंट्स जो है वो बेसिकली 3-4 प्रकार का होता है, फाइबरस का, कार्टिलेज का, साइनोवियल का, है ना। फाइबरस जॉइंट का क्या मतलब हो गया, जो है जहाँ पे फाइबरस टिश्यूज होते हैं। फाइबरस टिश्यूज का मतलब हो गया कनेक्टिव टिश्यू का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण होता है, जहाँ पे फाइबर के द्वारा मतलब जो तंतु जिसको आप थोड़ा बहुत खींच भी सकते हैं, इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं उसको फाइबरस जॉइंट्स बोला जाता है। जहाँ पे सपोर्ट भी बनता है, जहाँ पे खिंचाव भी संभावित है, जहाँ पे सर्कुलर मोशन भी संभावित है, फाइबरस जॉइंट्स बनने की संभावना उधर ही होती है। अच्छा, ये जॉइंट्स का हिस्सा और कार्टिलेज और लिगामेंट का हिस्सा मैं आगे आपको एक बार और पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी सिर्फ यहाँ से हम लोग इसको डिच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है ये उतने आपके कार्य का है नहीं। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बातें पढ़ाई है उसमें आपको अगर कोई बात ऐसा लग रहा हो कि कोई बात ऐसा लग रहा हो कि जो अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे एक बार इंगित करा दीजिए ताकि मैं आपको लेके चलूं, और नहीं तो मैं आपको लिए चलता हूँ
एक प्रश्नों की श्रृंखला में, ठीक है। प्रश्नों की श्रृंखला से आप थोड़ा बहुत प्रश्न जान पाएंगे कि कितने प्रकार का प्रश्न आता है। प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न अगर आप देखते हैं तो हाउ मेनी बोन्स डज द एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव, एक प्रश्न ये है। द एक्सियल स्केलेटल इज बताइए, उत्तर कौन बताएगा? आपको याद है ना? बस याद रखिए। 206। अरे ठीक है, मुझे पता है आपको याद है ना, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता, नहीं तो आप लोग सभी लोग चिल्लाने लगेंगे। बस आप देखिए कि इन प्रश्नों को देखिए और समझिए कि कैसे प्रश्न आए हैं, और यही वो प्रश्न है जिनको मैं चुन चुन के लाया हूँ अलग अलग पेपरों से, है ना। अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपरों को देखें तो ऐसा। तो एक्सियल स्केलेटल इज कंप्राइज्ड ऑफ, एक्सियल स्केलेटल में निम्न में से कितनी अस्थियां होती हैं? निम्न में मतलब आपको ऑप्शन दिया रहेगा 10, 20, 50, 40, 80, आपको चुनना होगा। द ह्यूमन वर्टिब्री आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ बोन, कैसी अस्थि होती है, क्या कहते हैं, लंबी अस्थि होती है, छोटी होती है ना, उसका भी नाम आपको तय करना है। विच बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, आपको अगर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं भी पता है तो लॉन्गेस्ट का तो पता ही होगा, लॉन्गेस्ट अस्थि कौन सी होती है, फिर आप उसे टिक कर सकते हैं। रिब्स, स्टर्नम, स्कैपुला, ये किस प्रकार की अस्थियों का उदाहरण है? आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये किस प्रकार की अस्थियां हैं। टेंडन्स जो है वो मसल्स टू बोन्स को होल्ड करते हैं, कथन सही है या सत्य है ना, या ऐसा ऐसे प्रश्न भी आते हैं। हाउ मेनी बोन मेकअप द ह्यूमन स्पाइन, कितनी अस्थियां मिलाकर मनुष्य के क्या कहते हैं स्पाइन का निर्माण होता है? तो आप सैक्रम और कॉक्सिक्स को मत छोड़ दीजिएगा, टोटल 33 होती है, ऐसा याद रखिएगा। ये नहीं कि सर ने बोला था गायत्री मंत्र का 24 तो 24 मार देना, 33 बोले तो 33, ठीक है। 24 तो मैंने उसके पीछे एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था बहुत पहले, गायत्री मंत्र का मनुष्यों के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, उसमें आया था, तब मैंने ये देखा था कि अच्छा ये 24 का सिद्धांत बड़ा जबरदस्त सेटल किया है रिसर्चर ने। सर एक्सक्यूज मी सर, जो सैक्रम और कॉसेक्स है ना, वो फ्यूज होके 1-1 भी काउंट होती है, तो 26 भी किसी में आता है, कोई 33 काउंट करते तो कोई 26, तो 33 वो आंसर शीट में भी आता, 33 ही तय है उस। ये जो आप बात कर रही हैं, योग में 2 बार ऐसी विपदा आई है, 2-3 बार ऐसी विपदा आती रहती है जब लोग ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक बार आया था ऐसा ऐसा क्लेश हुआ था, उस बात पे मैं आपको बताता हूँ। ये आया था ना, जो चित्त की भूमियां होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, 5 भूमियां, इनमें से 5 भूमि में ये बोला कि क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ एकाग्र है कि एकाग्र मूढ़ है। अब इसी पे युद्ध हुआ, है ना। उत्तर भारत की समस्त विद्वत परिषद जो है, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे विद्वान अध्यापक, सबने ये माना कि भैया आप मूढ़ और एकाग्र को देखिए, पहले बेवकूफ रहेगा बाद में एकाग्र होगा ना। और दक्षिण भारत के अधिकाधिक विद्वानों ने ये माना कि एकाग्रता पहले है, एकाग्रता के बाद मूढ़ता आती है, और फिर मतलब क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, फिर निरुद्ध होता है। अब इस कंडीशन में ऐसी 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 मतलब सब लड़ मरने को तैयार थे, किसने क्या करना है ना। मैंने ये बड़ा करीब से देखा है, मेरे साथ भी ऐसा बड़ा एक वीडियो मैंने बनाई, उस वीडियो में इस विषय पे बहुत लंबी चर्चा हुई और काफी लोगों ने इस विषय पर डिस्कस किया कि आखिर ये चित्त की जो भूमियां हैं, ये ऐसे ही कल चल रहा था समाधि का, सर जब समाधि पढ़ा रहे थे तो उसमें एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे बहुत बहुत डिस्कशन है ना। चौथे पाद को भी ले लीजिए, उसमें भी अब पहले पाद के एक जो 44वां 45वां श्लोक है पतंजलि का, उससे लेके और चौथे पाद तक में इतना डिस्कशन है इसमें कि विज्ञान भिक्षु का अपना अलग है, और उसके बाद फिर जो है वो 2 विद्वानों में बहुत क्लेश है ना। एक मिश्र हुए हैं, उनका नाम मैं भूल गया, उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, उस लेख में और विज्ञान भिक्षु में इतना अंतर है कि बिल्कुल जमीन आसमान। ऐसे ही 33 वाले का है, तो 33 और 26 में कभी कंफ्यूज होना ही नहीं है। 33 बोले तो 33 का मतलब 33, एक काउंट ही नहीं हो सकती, ठीक है ना। हाउ मेनी बोन मेकअप द ह्यूमन स्पाइन हो गया। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंप्राइज्ड ऑफ, कितनी हड्डियां होती है अपेंडिकुलर में और एक्सियल में, ये आपको बाखूबी याद होना चाहिए। लिगामेंट होल्ड बोन टू बोन है ना, अस्थि से अस्थि को टच करता है, किससे किसको टच करता है, ये सत्य है असत्य है, निम्न में से कोई नहीं, या प्रश्न ही गलत है ना। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन लिस्टेड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन, कुछ अस्थियों का नाम दे देगा, आपको पूछेगा कौन सी अस्थि जो है वो लंबी अस्थि है। ऐसा नहीं फीमर ही देगा, वो कुछ और भी दे देगा, टिबिया दे दिया, फिबुला दे दिया, रेडियस दे दिया, आल्ना दे दिया, तो आपको जस्टिफाई करना है कि आखिर इसमें से कौन है जो लंबी अस्थि का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स, आपके सामने कुछ हड्डी छोटी छोटी हड्डियों का नाम दे देगा, आपसे पूछेगा कि शॉर्ट बोन के नाम बताइए। स्टर्नम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बोन दैट प्रोटेक्ट्स द, क्या प्रोटेक्ट करती है स्टर्नम, ठीक है ना। तो यानी कि थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड बाय दिस टाइम 11:27 शुद्ध रूप से 1 घंटे 20 मिनट की कक्षा के उपरांत हम लोगों ने अस्थियों को आनन फानन में समाप्त कर दिया।
ठीक है। एक बहुत बड़ा टॉपिक समाप्त हुआ। दूसरी यूनिट मैंने आपकी निपटा दी, यानी कि आपके टोटल 6 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स का कार्यक्रम। जय हिंद, जय भारत। कोशिका, टिश्यू और एक्सियल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इससे आप जो है गलती से भी गलती मत करके आइएगा। अब इनके प्रश्नों को अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, डीप आपको जाना नहीं है, बहुत डीप पढ़ना नहीं है, नहीं तो हड्डी जो है वो 5-7 दिन का वैसे ही टॉपिक है, टीटीसी में ही 5-7 दिन लग जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जस्टिफाई करना है कि आपने जो देखा ऐसे प्रश्नों को कितना मतलब आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है ना। मेरे पास में इसी में आपको दिखाता हूँ मैं। सर एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। बोन टू बोन कनेक्ट करता है लिगामेंट, ओके, बोन टू मसल होगा टेंडन, राइट? तो ये तो हो गया, पर मसल टू मसल क्या कनेक्ट करता है? हाँ, इसीलिए ये जो टॉपिक है ना, ये देखिए लिगामेंट, मैंने बोला ना कि मैंने ये क्लिनिकल फॉर्म कुछ बीमारियों को छोड़ के और आगे की जो स्लाइड्स है, ये लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, है ना, ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है, इसको मैंने इसीलिए छोड़ दिया। देखिए जैसे मसल्स है, ये 2 मसल्स जब आपस में कनेक्ट कर रही हैं, तो वहां से लेके ये पूरा का पूरा लंबा टॉपिक है, क्योंकि ये मैं सोच रहा था कि आज ही इसको मैं निपटा देता, परंतु मैंने इसको आज न निपटाने के पीछे का कारण इसके पीछे यही दिया, क्योंकि अगर मैं लिगामेंट और क्या कहते हैं और इसको टेंडन्स को और कार्टिलेज को अगर मैंने मतलब समाप्त कर दिया, तो फिर ये आपके साथ जो है वो गलत हो जाएगा। हालांकि लिगामेंट्स और जो टेंडन्स होते हैं, कई बार मसल्स को ये भी जोड़ते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर के तौर पे, और कई बार ऐसा होता है कि जो 2 कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो फाइब्रस टिश्यू होता है, वो भी 2 मसल्स को जोड़ के रखता है। लेकिन इसमें कई सारा सिस्टम है, क्योंकि जो अब देखिए एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप पेट के मसल्स को देख लीजिए। पेट की जो मसल्स होती है उसमें क्या है, जैसे जो फंडस है, अपर जो पार्ट है फंडस का हो गया, बॉडी जो हो गई है ना, उसके अंदर जो क्या कहते हैं, जो ईसोफेगस आके ज्वाइंट कर रहा है, तो ईसोफेगस में भी 5 लेयर होती है। अब ये 5 लेयर्स को हम किस में डालेंगे, टिश्यूज में एक्यूरेट डाल नहीं सकते, ये मस्कुलर सिस्टम का हिस्सा होगा। लेकिन 5 की 5 लेयर जो क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और जो स्ट्रेटिफाइड होती है, और जो क्या कहते हैं क्यूबॉइडल, ये तीनों का तीनों सेक्शन जो है ये मस्कुलर सिस्टम के तहत आता है। अब इनको ज्वाइंट करने का ऑप्शन क्या बचा अपने पास में? ऐसा तो बोल नहीं सकते कि लिगामेंट है, ये भी नहीं बोल सकते टेंडन है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा में ये ज्वाइंटेड है। तो मसल्स क्या है ना, आपस में अलग अलग मसल्स, अब जैसे थाइस की मसल्स को आप देखें तो ये कनेक्टिवली आपस में जुड़ी पड़ी है, ठीक है, फाइब्रियस टिश्यूज के कारण से आपस में जुड़ी पड़ी है। परंतु अगर यहीं पे आप एड़ी के हड्डी को देखें और जिसको कैल्सिनिफिकेट बोलते हैं उसको देखें, और आपके क्या कहते हैं पिंडलियों के मांसपेशियों को देखें, तो वहां पे फिर लिगामेंट टेंडन का सिद्धांत शुरू है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज जो है उड़ा दिया कि इसको हम लोग अन्य दिन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुल मिला के 31 लोग बचे हुए हैं, 50 लोगों से कक्षा हमने शुरू की थी। ठीक है, आधे भाग जाते हैं सब नींद के चक्कर में। ये क्या नेट निकालेंगे सब, बताओ। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। आज तो मुझे रियली क्रिस्टल क्रिस्प जो बोलते हैं ना, वो क्लियरिटी लगी एक्सप्लेनेशन में, और